हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पगला एक्सप्लेन चैनल पे। तो आज हम लोग यहाँ पे वायरस किंग के एपिसोड 5 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि चन यहाँ पे पता नहीं कौन से फ्लोर पे आ गया था, लेकिन उसका सामना यहाँ पे दूसरे ट्रू गॉड से हुआ था, जिसका नाम यहाँ पे वर्ल्ड सरपेंट था, जिसके 9 सर थे। और चन को ये फ्लोर पार करने के लिए यहाँ पे और 9 के 9 सर को कुछ सवालों को पास करना था, जिसके बाद अगर वो पास करता है तो अगले फ्लोर पे जाएगा, नहीं तो नीचे जाएगा। सिंपल सी बात है। चन ने यहाँ पे आधे से ज्यादा के जवाब दे दिए थे क्योंकि वो इजी थे, लेकिन कुछ यहाँ पे टफ आ जाता है क्योंकि दो भाई आपस में ही लड़ रहे थे कि बढ़िया कौन है, और चंद जवाब नहीं पाता तो वो हाथापाई पे आ जाता है, जिसपे ये लोग कहते हैं इतना भी कठिन नहीं था, और यहीं पे ही एपिसोड खत्म हो गया था। और तो फिर यहीं से ही नेक्स्ट एपिसोड शुरू होता है। वो दोनों भाई यहाँ पे चंद के पास आते हैं और आगे से कहते हैं कि तुम समझ लो कि तुमने ट्रायल पास कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, ना बताओ कि कौन स्ट्रॉन्ग है, जाओ। जिसपे पांचवा भाई आगे से कहता है कि बस ये जान लेना कि मैं इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। जिसके बाद ये दोनों चले जाते हैं अपना ट्रायल पास करके। चंद अपने मन के अंदर सोचता है कि ये वर्ल्ड डिवोवर है, वर्ल्ड सरपेंट है, इन्हें देखो तो ऐसा लगता है कि आज ही पैदा हुए हैं। चंद इन दोनों से कहता है कि तुम दोनों यहाँ पे वीकनेस और स्ट्रेंथ को लेके इतना ज्यादा परेशान क्यों हो? क्या तुम लोगों ने कभी एक दूसरे के साथ फाइट नहीं की? जिसपे दोनों आगे से बताते हैं इटर्निटी तक, यानी कि सालों लगभग खरबों तक। कहते कि ये मैच सुसाइड में भी बदल गया था, लेकिन इसके बावजूद ये लोग एक दूसरे के बारे में पता नहीं लगा पाए कि कौन शक्तिशाली है। इसके बाद दोनों दोबारा लड़ने लग जाते हैं। ये कहते हो कि तू भाई था इसीलिए छोड़ दिया, नहीं तो पीठ पे खंजर भोग देता। चंद इन दोनों से कहता है कि ये सबसे अच्छा मौका है, अभी आपस में लड़ जाओ, वैसे भी प्रोजेक्शन के अंदर हो, मरोगे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पूछने से ऐसा यही होगा कि लड़के ही पता लगा लो कि कौन स्ट्रॉन्ग है। इस पे ये दोनों आपस में लड़ने भी लगते हैं। ये कहते हुए कि हाँ ये बात सही कह रहा है, लड़ो लड़ो। लेकिन उसी टाइम पे यहाँ पे नंबर 1 आता है, जो कि उन दोनों से कहता है भाग जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं पूछ मार के तुम्हारी गुद्दी गर्म कर दूं। बड़े आए लड़ेंगे, पता करेगा कि कौन स्ट्रॉन्ग है, भाग जाओ यहाँ से। इसके बाद नंबर 4 की बारी आती है, जो कि यहाँ पे एकदम पढ़ाकू बच्चा था, बेसिकली किताबी कीड़ा। वचन से कहता है कि उसका सवाल बिल्कुल सिंपल होने वाला है। वचन को बताता है कि वो यूनिवर्स के साथ में पैदा हुआ था और यूनिवर्सल ट्रायल से पहले उसने आज तक यहाँ पे ब्लू स्टार यानी कि अर्थ को नहीं देखा था। तो वचन से कहता है कि मुझे यहाँ पे ब्लू स्टार की हिस्ट्री के बारे में बताओ। इस पे 7th ब्रदर भी यहाँ पे आ जाता है। ये कहते हुए कि मुझे में से गिन लो, मुझे यहाँ पे खाना खजाना पसंद है, मुझसे बताओ कि खाना कैसा है यहाँ का। इस पे नंबर 2 भी आगे से कूद पड़ता है। ये कहते हुए कि मुझे भी जोड़ लो, यहाँ पे कोई फेमस थिंकर है या फिर फिलोसोफर, अगर है तो फिर मुझे तुम उसके थॉट्स के बारे में बताओ कि वो साला क्या सोचता था। इसी तरीके से तुम भी मेरे ट्रायल को पास कर लोगे। तो फिर नंबर 3 भी आगे से कूद पड़ता है। ये कहते हुए कि यहाँ पे ग्रुप कन्वर्सेशन नहीं चल रही है कि आपस में बात करो कि वो लड़की कौन सी, उसका नंबर क्या है, भाग जाओ यहाँ से, ट्रायल की बात है, ट्रायल की बात होगी। इसके बाद वो चंद से कहता है कि तू इधर देख, मैं तेरे ऊपर अटैक करूंगा, जो स्किल मैंने सबसे पहले बनाई थी, अगर तू इसे सर्वाइव कर जाता है तो बस तू टेस्ट को पास कर गया। क्योंकि ट्रायल यहाँ पे लेवल 10 के लिए फिक्स है, तो फिर इसकी डिवोवरिंग पावर भी लेवल 10 की ही रहेगी। अगर जीत जाते हो तो फिर जीत गए, नहीं तो भाग जाओ, और अटैक को डॉज नहीं कर सकते तुम। चन आगे से काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि इसने सिर्फ 11 लेवल पे ही एक स्किल बना दी थी। फिर चन को बताता है कि इसकी डिवोवरिंग एबिलिटी एक तरीके से सक्शन यानी कि चूसने वाले की तरह ही होगी, बेसिकली ब्लैक होल जो सब कुछ खींच लेता है। इसीलिए चन आगे से टेलीकिनेसिस का इस्तेमाल करने वाला था इसे ब्लॉक करने के लिए। लेकिन जब नंबर 3 यहाँ पे अटैक करता है तो फिर चन को पता चलता है कि वो इस स्किल को ब्लॉक ही नहीं कर सकता है टेलीकिनेसिस के साथ में, क्योंकि इसकी डिवोवरिंग एबिलिटी उसके ब्लैक वायरस से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। नंबर 3 चन से कहता है कि ये वर्जन उसके इनिशियल वर्जन है, यानी कि अभी ही बना है, तो पावर इसकी लिमिटेड है, लेकिन इतनी भी लिमिटेड नहीं है कि चन इसे आसानी के साथ ब्लॉक कर ले। हम लोग चन को देखते हैं जो कि उस ब्लैक होल को यहाँ पे सील की मदद से ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा था, और साथ में वो अपनी यहाँ पे रिजनरेशन एबिलिटी की मदद से उस ब्लैक होल को थोड़ा बहुत प्लस भी खिलाते जा रहा था। जिसमें नंबर 2 आगे से कहता है कि बुद्धिमान है ये लौंडा, तुम्हारे डिवोवरिंग स्किल के डिवोवर को ये अपनी रिजेशन एबिलिटी की मदद से उसे प्लस खिला रहा है, जिससे ये स्किल धीरे 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 हो जाए। जिसमें नंबर 3 आगे से कहता है कि ये स्किल यहाँ पे लिमिटेड टाइम के लिए अपना जलवा दिखा पाती है, तो ये आइडिया काफी ज्यादा अच्छा है। लेकिन समस्या यहाँ पे ये है कि जब डिवोवर एबिलिटी यहाँ पे अपनी रीच लिमिट पे पहुंच जाएगी तो ये ब्लास्ट कर जाएगी। चल आगे से कहता है हरामी पहले बताना था ना। इसके बाद वहाँ पे एक तगड़ा धमाका होता है, और नंबर 3 आगे से बताता है कि जो धमाका होगा इसकी पावर यहाँ पे एब्जॉर्ब की एनर्जी से 3 गुना ज्यादा होगी। इस पे नंबर 9 आगे से कहती है ब्रदर थी, आपने तो उसे मार ही दिया, कितना प्यारा बच्चा था वो। इस पे नंबर 7 उससे कहता है कि तुम्हारे जितना प्यारा यहाँ पे कोई नहीं है बहना, भाग जाओ यहाँ से। लेकिन नंबर 3 को पता चलता है कि चन अभी भी जिंदा है, वो मरा नहीं है, रिकवरिंग स्टेटस की मदद से। इस पे नंबर 3 आगे से एक और स्किल का यूज करते हुए कहता है कि इसका फुल वर्जन का सामना करके दिखाओ, लेकिन नंबर 2 वहाँ पे आगे उसे मना कर देता है, ये कहते हुए कि तुमने अपना ट्रायल पहले ही यूज कर लिया है, अब भाग जाओ यहाँ से, शकल ना दिखाना अपनी। इसके बाद वो चन की तरफ आगे बढ़ता है, ये कहते हुए कि अब हमारा ट्रायल शुरू होता है, इंसानों की फिलोसफी के बारे में बताओ। नंबर 4 यहाँ पे आता है और वो चन से कहता है हिस्ट्री के बारे में बताओ, और नंबर 7 आके कहता है कि खाने के बारे में पहले बताओ बस। चन आगे से कहता है कि ये तो सिंपल होने वाला है। इसके बाद अगला सीन कुछ घंटों के बाद का होता है, और चेन्नई ने सब कुछ बता दिया था कि कैसे हम लोग एक दूसरे को ही मारते हैं खाली लालच के चक्कर में। वो सभी लोग आगे से कहते हैं कि तुम तो हमसे भी ज्यादा हरामी हो बे, टेस्ट पास कर लिया जाओ। तो फिर नंबर 4 आगे से हिस्ट्री के बारे में जान के तो हैरानी हो गया था कि ये साले आपस में लड़ते थे सिर्फ पैसों के लिए और जमीन के लिए, एक दूसरे को लूटते थे।
और वो भी चन को पास कर देता है और नंबर 7 को तो पास करना ही था, खाना बढ़िया ही है हमारी दुनिया का। इसके बाद नंबर 1 की बारी आती है तो चन उसे पूछता है फाइनल टेस्ट क्या है, तो नंबर 1 उससे कहता है मुझे कोई ट्रायल वायरल नहीं लेना है, नंबर 6 और 5 लड़ने के लिए गए हुए हैं, वो लोग जब अपना मामला सुलझा लेंगे और अगर तुम उनके लड़ने और उनके आउटकम को यानी कि रिजल्ट को आने तक सर्वाइव कर जाते हो तो फिर मैं तुम्हें अपने ट्रायल में पास कर दूंगा। इसके लिए चन मान जाता है क्योंकि ये फ्लोर कुछ ज्यादा ही बड़ा था, उन दोनों की लड़ाई में कहीं छुपना कोई बड़ी बात नहीं है। चन आगे से कहता है कि इस फ्लोर को पास करना चिराग घिसने जितना भी मुश्किल नहीं था, उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ती क्योंकि घर में है तो नहीं, लेकिन यहाँ तो बस थोड़ी सी बुद्धि लगानी थी और जिसके बाद तुम पास हो गए। सिंपल सी बात है, ये साले इतने ज्यादा आलसी हैं कि एफर्ट ही नहीं डाल रहे हैं कि किसी को ये फ्लोर पास न करने दे, इन्हें बस आओ जाओ वाला सिस्टम है इनका, हाजिरी लगा जाओ बस सरकारी स्कूल की तरह। इसके बाद हम लोग दोबारा यहाँ पे 350वें फ्लोर को देखते हैं जहाँ पे ये 9 के 9 साप आपस में लड़ रहे थे। ये कहते हुए कि मजा आ गया, तो फिर नंबर 5 ने नंबर 6 को हरा दिया था, यानी पानी जीत गया आग के सामने। लेकिन नंबर 6 को ये मंजूर नहीं था, वो आगे से कहता है कि हम दोनों लेवल 10 पे हैं इसलिए तुम जीत गए, मैं इस मैच को एक्सेप्ट नहीं करता, ये रूल के खिलाफ था। नंबर 5 उससे कहता है कि भले ही हमारा लेवल इनफ ना हो, एनवायरमेंट खराब हो, लेकिन इसके बावजूद मैंने भी ज्यादा एफर्ट नहीं डाले फिर भी मैं जीत गया। ऐसे बहाने देना बंद करो जिसपे ये लोग आपस में लड़ने लगते हैं। लेकिन उसी टाइम पे नंबर 3 यहाँ पे कूद पड़ता है, ये कहते हुए कि आपस में न लो, साला तुम लोगों की वजह से वो इंसान इतनी जल्दी यहाँ से निकल गया बिना किसी दिक्कत के, सिर्फ मैंने यहाँ पे थोड़े बहुत एफर्ट डाले। तो फिर नंबर 4 यहाँ पे आता है और वो 3 से कहता है कि वो इंसान एक इन्वेस्टमेंट की तरह है, हमने उसे यहाँ से इसीलिए जाने दिया क्योंकि वो यहाँ पे हम लोगों के लिए फायदा ही लेके आएगा, कोई लॉस नहीं लेके आएगा, क्योंकि उसने यहाँ पे बेफोमेट वाले ट्रायल को पास कर लिया। इसका मतलब यहाँ पे अभी भी मौके हैं कि शायद से वो इस अबायस ट्रायल को भी जीत जाए और इस अबायस का लॉर्ड बन जाए। नंबर 2 भी आगे से कहता है कि यही बात सोचो, एक अबायस लॉर्ड जिसके पास यहाँ पे डिओवरिंग की एबिलिटी है वो हमारे लिए किस तरीके के बेनिफिट्स ला सकता है। जिसपे नंबर 1 आगे से कहता है कि तुम्हारी बात में दम हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद मुझे नहीं लगता है कि वो इस अबायस को क्लियर कर पाएगा, क्योंकि 375वें फ्लोर का वुल्फ गॉड यहाँ पे असैसिनेशन के लिए जाना जाता है, क्योंकि उसके पास असैसिनेट करने की अथॉरिटी है। वो जैसे पापी बंदे के पास यहाँ पे छुपने की एबिलिटी है, इसीलिए बिना किसी चांस के मुझे नहीं लगता है कि वो बंदा यहाँ पे उसे जीतने भी देगा। पता नहीं वो बच्चा कितनी बार मरेगा यहाँ पे। इसके बाद अगला सीन 375वें फ्लोर का ही होता है। चन को बता दिया जाता है यहाँ पे इस फ्लोर का मालिक यहाँ पे वुल्फ लॉर्ड है, द असैसिनेशन वुल्फ गॉड, इसका नाम है योंगो, और इस फ्लोर को पार करने की कोई भी कंडीशन नहीं थी। चन को भी असैसिनेशन टाइप एनिमी से भिड़ने में ही दिक्कत होती है, क्योंकि सिर्फ उनकी एक स्ट्राइक सब कुछ डिसाइड कर सकती है कि मैच का विजेता कौन है। हालांकि ये पूरी जगह यहाँ पे ट्रैप से भरी हुई थी, इसलिए उसका पैर जैसे ही ट्रैप के ऊपर पड़ता है तो वो लटक जाता है। लेकिन चन जल्दी से अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करता है और रस्सी को काट के नीचे आ जाता है, तो नीचे भी एकदम कांटेदार ट्रैप्स थे, तो वो जल्दी से छलांग मार के उस ट्रैप्स को अवॉइड कर लेता है। लेकिन ये भी काफी नहीं था, तो वो जैसे ही आगे बढ़ता है तो फिर उसके ऊपर यहाँ पे नेट वाला ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है और उसे वहीं पे ही रोकने की कोशिश करता है, लेकिन चन उसे भी काटता है और बाहर निकल जाता है। लेकिन प्लॉट में ट्विस्ट था, क्योंकि उसके ऊपर जो काले काले धब्बे जैसे अंगूर से कुछ थे वो आगे से बॉम्ब थे, इसलिए वहाँ पे एक तगड़ा धमाका होता है। लेकिन चन उसे भी अवॉइड करके आगे बढ़ जाता है, यही सोचते हुए अगर मुझे वो बंदा मिल गया जिसने ये ट्रैप लगा है, साले को मैं इन्हीं में बांध के मारूंगा। अभी तक रियल एनिमी से सामना भी नहीं हुआ, ऐसे ही फटके चार हो गए बस ट्रैप्स को देख के। खैर इसकी मुसीबतें खत्म नहीं होती, क्योंकि ये किसी जंगल से जा रहा था, वो जंगल के अंदर जान आ जाती है और पत्तियां इसे रोकने लगती हैं। चन आगे से कहता है कि माँ का साला किसने यहाँ पे ट्रैप बिछाए, वो भी हर एक कदम पे ट्रैप है। इसके बाद वो आगे से हेल फायर का इस्तेमाल करता है और सभी पत्तियों को जला देता है। चन आगे से कहता है असैसिनेशन वुल्फ गॉड की जगह पे इसे ट्रैप गॉड होना चाहिए था। लेकिन जन को समझ में नहीं आ रहा था कि अभी तक वो हरामी सामने क्यों नहीं आया, अभी तक अटैक क्यों नहीं उसने किया। तो पीछे से वुल्फ गॉड आगे से कहता है कि तारीफ के लिए शुक्रिया, लेकिन चन जब पीछे मुड़ के देखता है तो फिर उसे वुल्फ गॉड दिखाई नहीं देता है। चन आगे से थर्मल ट्रैकिंग और साइकिक विजन दोनों का इस्तेमाल करता है। अगर तुम्हें थर्मल विजन के बारे में नहीं पता तो थर्मल विजन एक तरीके से तुम्हारे शरीर की गर्मी को डिटेक्ट कर लेता है। खासकर इसका इस्तेमाल बर्फीले इलाकों में किया जाता है किसी इंसान या फिर जानवर को ढूंढने के लिए। लेकिन जब चन ने ये दोनों विजन एक्टिवेट किए थे तो फिर उसे यहाँ पे वुल्फ गॉड आंखों के सामने ही दिखाई देता है, जो कि उसके ऊपर 3 पंजे मारता है और उसकी बॉडी को 3 हिस्सों में काट देता है, एकदम कलाकंद के तरीके। इसके बाद चन दोबारा रिवाइव हो जाता है उसी फ्लोर पे जहाँ पे उसका सामना वुल्फ गॉड का करना था। अब चन यहाँ पे धीरे धीरे फटने लगे थे, क्योंकि वुल्फ गॉड की यहाँ पे जो स्टेटस थे वो चन से एकदम हाई थे, बहुत ही ज्यादा। उसका एक स्लैश चन को मारने के लिए काफी था, और ऊपर से यहाँ पे कभी ना खत्म होने वाले ट्रैप हैं, और ऊपर से वुल्फ गॉड के पास यहाँ पे एकदम खतरनाक स्टेल्थ यानी कि छुपने की एबिलिटी है। यहाँ तक कि थर्मल और साइकिक विजन भी उसे मुश्किल से ही ट्रैक कर पाते हैं। इसलिए चन आगे से यही फैसला करता है कि वो यहाँ पे अपने वायरसेस को शुरू में ही फैला देगा और ट्रैप्स को अवॉइड करते हुए आगे बढ़ेगा, जैसा कि उसने यहाँ पे फ्लोर सर्वे पे किया था गिलबर्ट के साथ में। अगर चन यहाँ पे वुल्फ गॉड को अपने वायरसेस के साथ में इफेक्ट कर देता है, इन्फेक्ट कर देता है, तो फिर उसे पता चल जाएगा कि वो गॉड कहाँ पे छुपा हुआ है। इसके बाद चन की यहीं से ही कसमकस शुरू हो जाती है। वो सबसे पहले जमीन के अंदर छुपे हुए सभी ट्रैप्स को बाहर निकाल देता है। इसके बाद वो आगे से सर फोड़ देने और पैर को निचोड़ देने वाले ट्रैप्स को अवॉइड करते हुए आगे बढ़ता है। लेकिन इसके बावजूद उसने यहाँ पे जितने भी स्पाइक्स को जमीन से बाहर निकाला था, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे ट्रैप्स हर एक जमीन पे हर एक
कि इंच की दूरी पे थे। आवाज वाले ट्रैप थे, बीस्ट टाइप के ट्रैप्स थे, दलदल वाला ट्रैप था, फ्लाइंग लीफ मैजिक वाला ट्रैप था, यहाँ तक कि धमाका कर देने वाले ट्रैप्स भी थे। साला हर एक कदम पे ट्रैप है, लेकिन इसके बावजूद हर एक ट्रैप पिछले वाले से एकदम अलग है। इस पे वुल्फ गॉड आगे से चन के पीछे आता है और उससे कहता है कि मेरे पास यहाँ पे तुम्हारे वायरसेस को टॉलरेट करने की भी एबिलिटी यानी कि सहने की भी एबिलिटी है, और हाँ ये जो ट्रैप्स मैंने बिछाए इनको पहचाने में पिछवाड़े में दर्द हो जाता है, लेकिन तुम्हारा रिएक्शन देख के मजा भी आता है। इस पे चन की आगे से दोबारा फटी और वुल्फ गॉड चन के सीने के अंदर अटैक करके उसका दिल चुरा लेता है। जैसे चन दोबारा एकदम शुरुआत में टेलीपोर्ट हो जाता है और चन को समझ में आ जाता है कि वुल्फ गॉड शुरुआत से ही उसके साथ में था उसके एकदम करीब दिल के पास। चन आगे से थर्मल विजन का जब इस्तेमाल करता है तो फिर उसे पता चलता है कि वो जैसे ही फ्लोर पे आता है वुल्फ गॉड शुरुआत से ही उसके पीछे लग जाता है, यानी कि चन शुरू करे उससे पहले वुल्फ गॉड इसे खत्म कर सकता है, लेकिन वो बस मजे लेता है चन के ट्रैप्स के अंदर परेशान होता हुआ देख के। चन अपने मन के अंदर सोच ही रहा था कि अब वो इस फ्लोर को कैसे पास करे, जिसके बाद में बस यही दिखाया जाता है कि चन कैसे मरता है, उसके अटेम्प्ट्स, उसकी कोशिशें कि वो कितनी भी बार यहाँ पे मारने की कोशिश करे लेकिन वो हर बार सिर्फ मार ही खाता है। चन 5वीं बार में यहाँ पे गोल्डन वुल्फ के हाथों मारा जाता है, दोबारा रिजरेक्ट होता है, 8वीं बार धमाके से मारा जाता है, दोबारा रिजरेक्ट होता है। यही सोचते हुए कि इतना बार तो साला मुझे बेफोमेट वाली मैच के अंदर यहाँ पे टेलीपोर्ट होने की जरूरत नहीं पड़ी थी जितना यहाँ पे हो रही है। साला पूरा जंगल है यहाँ पे लीथल ट्रैप से भरा पड़ा हुआ है, बस एक गलत कदम और सीधा ऊपर। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे चन के पास जीतने के चांस थे क्योंकि वहाँ पे लगातार रिजरेक्ट हो ही सकता है। यहाँ तक कि मेंटल फॉर्म भी आगे से फेल हो गया था, वो भी यहाँ पे वुल्फ गॉड के ऊपर कुछ भी काम नहीं आ रहा था। इसके बाद यहाँ पे चन को जितने भी ट्रैप से एकदम याद हो गए थे वो उन्हें अवॉइड करते हुए वायरस को फैलाते हुए आगे बढ़ रहा था। यही सोचते हुए कि कम से कम चलो ये तो काम घर जाए, अगर किस्मत रहे तो वो आगे से फ्लू वायरस और मेंटल फॉर्म का इस्तेमाल कर रहा था। इसके बाद चन के पास वहाँ पे दोबारा सरफोड़ू और पैन निचोड़ू वाले ट्रैप आते हैं तो वो उनको भी अवॉइड करके आगे बढ़ जाता है और उससे यहाँ पे वुल्फ गॉड दिखाई जाता है जिसके ऊपर वायरस इन्फेक्ट हो चुका है। इसके बाद चन इसी तरीके से और भी ज्यादा आगे बढ़ता रहता है और वुल्फ के स्टेटस को कम करने की कोशिश में लगा रहता है, लेकिन उसी टाइम पे वुल्फ को गुस्सा आ जाता है जिसके बाद वो चन के ऊपर डायरेक्ट अटैक करता है और उसका दिल दोबारा चुरा लेता है। इसके बाद चन दोबारा रिजेक्ट होता है और ये 10वीं बार मारा था इस बार। वहीं पे आवर ग्लास के साथ में चन को किसी भी बात का डर नहीं था, वो बिना किसी दिक्कत के हजारों बार या फिर रिजेक्ट हो सकता था। इसके बाद चन इसी तरीके से यहाँ पे वुल्फ गॉड को उंगली करता रहता है हर एक ट्रायल में और वुल्फ गॉड हर बार इसे मारते रहता है। ये 15वीं बार अब तक मर चुका है। इसके बाद इसे दोबारा आवर ग्लास रिजेक्ट करता है और ये 23वीं बार वुल्फ गॉड को उसी के ट्रैप के अंदर फंसा देता है। इसे बेचारा वुल्फ गॉड अपने ही ट्रैप में फंस के धमाके की चपेट में आ जाता है। वुल्फ गॉड को इससे गुस्सा आता है और वो चन के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि मैं तेरे दो टुकड़े करूंगा और दोनों खाऊंगा मैं। वहीं चन को यही चाहिए था कि वो जितना ज्यादा इम्पेशेंट होगा उतनी ज्यादा बेवकूफी से वो हमले करेगा और अपने ही ट्रैप में फंसता जाएगा। वहीं चन को जैसे ही समझ में आ जाता है कि अटैक होने वाला है तो वो जल्दी से अपनी शील्ड को बाहर लाता है और वुल्फ गॉड जब यहाँ पे चन के ऊपर अटैक करता है तो वो इजिली उसके अटैक को डॉज कर लेता है, बस छोटी मोटी खरोच ही आती है। वहीं चन को समझ में आ जाता है कि वुल्फ गॉड का स्टेटस अभी भी कम नहीं हुआ है, वो चन के स्टेटस से दुगना ही है। वहीं चन को बस अब इंतजार ही करना था कि वुल्फ गॉड अपने ट्रैप में दोबारा फंसे, जिसके बाद वो सही मौके की तलाश करके अटैक कर देगा। हम लोग वुल्फ गॉड को देखते हैं जो बेचारा अपने ही ट्रैप में फंस जाता है और वो डायरेक्ट चन की तरफ ही आगे बढ़े जा रहा था। तो चन आगे से कहता है यही मौका है, जिसके बाद वो अपने हाथ को ब्लेड के अंदर बदलता है और डायरेक्ट वुल्फ गॉड के सीने के अंदर अपनी तलवार घुसा देता है। लेकिन वुल्फ गॉड अभी भी नहीं मरता और वो चन के ऊपर अटैक करता है तो चन भी आगे से उसके ऊपर अटैक करने लगता है क्योंकि एट्रीब्यूट सब सेम हो गए थे। इसके बाद हम लोग चन को देखते हैं जो कि 23 बार मरने के बाद में आखिरकार वुल्फ गॉड वाले फ्लोर को कंप्लीट कर ही लेता है। जिसके बाद चन आराम करने के लिए रुकता है और वहीं पे उसका जो प्लेग सूट था वो पूरी तरीके से खराब हो गया था, इसीलिए जो उसे बोनस एट्रीब्यूट मिले थे अब वो उसे नहीं मिलेंगे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता था। इसके बाद चन बचे हुए 3 गॉड्स के बारे में सोचने लगता है कि अब कौन होंगे और उसे तभी याद आता है कि हेलोइस ने उसे यहाँ पे एक बार अबैस लॉर्ड के बारे में बताया था जो कि यहाँ पे सक्यूबस क्वीन है। इसका नाम यहाँ पे मैकेन्थ्यूट है। हाँ, मैकेन्थ्यूट सुनने में मर्दाना लग रहा है पर सक्यूबस क्वीन है तो कुछ कह नहीं सकते हम। वहीं चन को याद था कि उसका फ्लोर यहाँ पे कुछ 400-800 के आसपास है। वहीं पे सक्यूबस क्वीन यहाँ पे क्वीन ऑफ प्लेजर और विप मास्टर है, एक ऐसी क्वीन गॉड जिससे यहाँ पे हेलोइस भी डरती थी। वहीं पे चन को ये सोच के ही डर लग रहा था कि पता नहीं ये मेरे साथ क्या क्या करेगी, कहीं मेरा शोषण न कर दे ये मेरे साथ। लेकिन जब जैन यहाँ पे 400वें फ्लोर पे पहुंचता है तो फिर उससे पता चलता है कि यहाँ पे सक्यूबस क्वीन नहीं है, अनडेड आर्मी है। वहीं पे चन के लिए ये जगह एक जन्नत सी थी क्योंकि वहाँ पे जितने चाहे उतने लोगों को मार के यहाँ पे उन्हें एब्जॉर्ब कर सकता था बिना किसी दिक्कत के। इसके बाद चन यहाँ पे अपने दोनों शॉट्स को बाहर निकालता है, तीनों शॉट्स को बाहर निकालता है और चल देता है कत्लेआम पे। उसे जो भी अनडेड
दिखाई देता वो उसे अपना शिकार बना लेता, जिसके बाद उसे यहाँ पे एजिलिटी पॉइंट, स्टेमिना पॉइंट, ये सब कुछ मिलते जा रहा था प्रसाद की तरीके। वहीं पे चनिया एकदम खुले स्थान की तरह लग रहा था, क्योंकि उसे यहाँ पे अब कुछ भी बचाने की जरूरत नहीं थी, जैसा कि वो पिछले सिटी के टाइम पे कर रहा था। वो जितने चाहे उतने ज़ॉम्बीज़ को मार सकता था और अपनी बुंड बचा के भाग सकता था। वहीं पे शॉट्स के साथ में उसकी रेंज यहाँ पे बढ़ जाती है, वो बिना किसी दिक्कत के यहाँ पे कई सारे ज़ॉम्बीज़ को मार सकता था। जिसके बाद वो आगे से अर्ध किंग स्ट्राइक का इस्तेमाल करता है और ऊपर जाके धड़ाम से नीचे गिरता है और धमाके की फोर्स की वजह से कई सारे अनडेड एक झटके में अंदर ही मारे जाते हैं। वहीं पे चन के ऊपर अटैक होने वाला था, वो आगे से एक साइकिक शील्ड बना लेता है, लेकिन कोई अटैक करके उसकी शील्ड को तोड़ देता है। चन उसको ब्लॉक कर लेता है, लेकिन वे वाला अटैक काफी ज्यादा कमजोर था, लेकिन आगे वाला अटैक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि उस बंदे की साइकिक एनर्जी कुछ ज्यादा ही हाई थी। वहीं पे चन के पास किसी भी साइकिक एनर्जी का बफ नहीं था। के बाद चन अपने हाथों में क्लॉ को बनाता है और उस बंदे के ऊपर अटैक कर देता है, जो कि अनडेड की आर्मी को कंट्रोल कर रहा था। वो बंदा चन से कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने मुझे ढूंढ लिया, तुम सच में एक इंसानों के नाम पे मिरेकल हो और सरप्राइजेस से भरे हुए हो। तुम्हारी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा हाई नहीं है, लेकिन तुम क्रिटिकल समय पे एकदम सही चॉइस लेते हो। चन आगे से कहता है ऑफ कोर्स भाई, तुम्हें ढूंढ के मार ही दूंगा, 4 बार मर तो चुका हूँ तुम्हारे हाथों, और क्या बच्चे की जान लोगे। वहीं पे इस फ्लोर का लॉर्ड चन से कहता है कि जब तुम काम अपन खत्म कर लेना तो वापस जरूर आना, हम दोनों आपस में बात करेंगे। वहीं पे वो चन से कहता है कि मैकेन्थ्यूड उसका इंतजार कर रही है। चन आगे से कहता है कि अब फटेगी वो बहुत जोरों से। इसके बाद अगला सीन यहाँ पे 437वें फ्लोर का होता है। हम लोग सक्यूबस क्वीन, द क्वीन ऑफ प्लेजर, मैकेन्थ्यूड को देखते हैं, और इस फ्लोर की कोई भी स्पेशल कंडीशन नहीं थी। मैकेन्थ्यूड चन से कहती है कि अरे वाह, एक ह्यूमन चैलेंजर आया है, वो भी अबायस में। काफी ज्यादा टाइम हो गया है भाई किसी इंसान को यहाँ पे देखे हुए, ये काफी बड़ी बात है कि तुम इतनी ऊंचाई तक आ गए। चन जैसे ही मैकेन्थ्यूड को देखता है तो फिर इसके दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। आगे से कहता है ये तो खूबसूरत है, और वो मनमोहक होकर आगे बढ़े ही जा रहा था, लेकिन तभी उसे याद आता है कि वो यहाँ पे फंसते जा रहा है जाल में। अगर वो और ज्यादा आगे बढ़ेगा तो फिर वो मैकेन्थ्यूड के जाल में फंस जाएगा। इसी के लिए सक्यूबस ट्रिक थी। चन के हालात बहुत ज्यादा खराब होने लगते हैं, क्योंकि मैकेन्थ्यूड का ऑरा कुछ ज्यादा ही हाई था। बेसिकली उसे देख के यही लगेगा कि यही है मेरा पहला प्यार। मैकेन्थ्यूड चन से कहती है कि इधर आओ यार, मैं तुम्हारे डिजायर को जानती हूँ, ये तुम्हारा नेचर ही है, तुम इतना ज्यादा सप्रेस क्यों कर रहे हो खुद को, आओ यार। लेकिन चन आगे से कहता है मैं नहीं आऊंगा, बुलाती है मगर जाने का नहीं। इसमें मैकेन्थ्यूड चन से कहती है कि अगर तुम नहीं आओगे तो फिर मैं तो आ जाऊंगी ना। इसके बाद वो चन की तरफ आगे बढ़ते हुए कहती है कि अल्ले अल्ले इधर आओ, मुझे पता है कि तुमसे और ज्यादा रुका नहीं जा रहा है। छुपा हुआ झूठ और खड़ा हुआ हथियार जितना छुपाओगे वो उतना बाहर आएगा, इसीलिए चुपचाप मेरे पास आ जाओ। ऐसे चीजों को दबाना काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल होता है, तुम अपने घुटनों पे बैठ क्यों नहीं जाते, तुम्हारे चेहरे के हिसाब से मैं तुम्हें अपना पालतू बना सकती हूँ। हाँ नीचे जाओ, जिसके बाद मेरे पैरों को छाटो और जरा सा पीछे घूम जाओ और पीठ को आगे करो, जरा इस चाबुक से तुम्हारे ऊपर अपने निशान तो छोड़ दूं। इसके बाद तुम मुझे मास्टर बुला सकते हो। अगर अच्छे से बिहेव करोगे और कहना मानोगे तो फिर तुम्हें रिवॉर्ड में मिलेगा। मैकेन्थ्यूड का चाबू भी आगे से जहरीला था। बेसिकली इसके अंदर से अरोमा निकलता है, जो कि एक तरीके से बुझे हुए चिराग में जान डाल लेने का काम करता है। बेसिकली वाइग्रे का एडवांस वर्जन। मैकेन्थ्यूड चन से कहती है कि बड़ा दम है यार तुम पे, साला तुम वो पहले इंसान हो, सॉरी ऐसे मर्द हो जिसको मैंने पहली बार देखा है कि वो इतने लंबे टाइम तक टिका है। लेकिन हो तो तुम नीचे जात अभी, नहीं तो बाद में गिव अप कर ही दोगे, और मैंने कहने पे वो सब कुछ करोगे जो तुम्हारी लस्ट को, सॉरी हवस को सेटिस्फाई कर सके। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा पास्ट में जाते हैं और इसके लाल कपड़ों से थोड़ा हैरान ना होना, पहले ये नीला था, लेकिन ऑथर साला आलसी भूल गया होगा कि ये पहले नीला पहनता था। बेसिकली ये पास्ट की बातें हैं, जब चन नौकर हुआ करता था हेलोइस का, और चन ने एक बार हेलोइस से पूछा था कि तुमने मुझे सिखाया कि डिजायर को कैसे कंट्रोल किया जाता है, तो एक मिशन के दौरान मेरी मुलाकात यहाँ पे सक्यूबस क्वीन से हो जाए तो फिर मेरे लिए वो कोई भी खतरा न बने। जिसपे हेलोइस आगे से बताती है कि उसने यहाँ पे जानबूझ के और एकदम अच्छी तरीके से गॉडेस ऑफ डिजायर द मैकेन्थ्यूड के ऊपर काफी ज्यादा गहराई से रिसर्च की है, ताकि वो उसकी एबिलिटी को थोड़ा बहुत सप्रेस कर सके। अगर यहाँ पे सक्यूबस क्वीन के बारे में बात की जाए तो उसकी स्टोरी भी काफी ज्यादा कमालदार है। चन आगे से पूछता है क्या खास है उसकी कहानी में। जिसपे हेलोइस आगे से बताती है कि जब उसे यहाँ पे डिजायर की अथॉरिटी मिली, डिजायर एक तरीके से इच्छा होती है, और ये डिजायर काफी ज्यादा हाई चीज होती है। बेसिकली मर जाओगे लेकिन तुम्हें वो चीज चाहिए तो चाहिए। आसान शब्दों में ड्रग्स का एडिशन ही समझ लो। जब सक्यूबस क्वीन को यहाँ पे डिजायर की अथॉरिटी मिली थी तो वो जिस बंदे को यहाँ पे सबसे ज्यादा एडमायर यानी कि बहुत ज्यादा मानती थी, वो उसके चार में उल्टा फंस गया और उसके लिए एक तरीके का कुत्ता सा बन गया। और तब मैकेन्थ्यूड को पता चला कि इंसान अपनी ही इच्छा के चलते करप्ट हो सकता है, वो खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट यहाँ पे धज्जे उड़ा सकता है बस उसके थोड़े बहुत अफेक्शन के लिए। ये थोड़ा बहुत कम से कम मैकेन्थ्यूड मुझे भाव दे दे, और इसी वजह से मैकेन्थ्यूड को यहाँ पे अपोजिट सेक्स में बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो गया कि ये साले मर्द जात एकदम दो कौड़ी के हैं। थोड़ा बहुत हाय हेलो क्या कह दो तुम हिलाने लगते हैं, पीछे पीछे दौड़ेंगे मेरे। इसलिए मैकेन्थ्यूड की मुलाकात जब भी किसी अपोजिट सेक्स से होती है तो वो एकदम फुल चार्म रिलीज करती है उसको टेस्ट करने के लिए। और तुम्हें रिजल्ट बताने की जरूरत नहीं है कि 100 में से 99 उसके चार्म के अंदर फंस जाते हैं और उसका गली का कुत्ता बन जाते हैं। इसीलिए गॉडेस जो कि यहाँ पे डिजायर को कंट्रोल करती है वो एक तरीके से इनोसेंट प्योर सक्यूबस है, जिसको आज तक किसी ने हाथ नहीं लगाया। बेसिकली सी इज वर्जिन। मैपेचन को इस बात के ऊपर यकीन नहीं होता, वो आगे से कहता है कि मैं नहीं मानता। जिसपे हेलोइस चन से कहती
है कि जब एक दिन तुम उसके चाम के अंदर फंसोगे तो फिर शायद से तुम्हें कुछ मजेदार मिले, लेकिन अगर तुम्हारी पर्सनैलिटी को ऐसा देखा जाए तो मुझे नहीं लगता है कि तुम कोई ऐसे टाइप के बंदे हो जो कि यहाँ पे किसी चीज के लिए घुटनों पे बैठ के भीख मांगेगा और उनके सामने खुद को सबमिट कर देगा। बेसिकली चन का जो प्राइड है यानी कि गर्व, वो उसकी मजबूरियों से ज्यादा बड़ा है। बेसिकली वो भूखा मर जाएगा लेकिन भीख नहीं मांगेगा खाने के लिए। इस पे चन आगे से कहता है कि तुम गलत हो, मैं उन बंदों के लिए लॉयल हूँ जो कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग और कैपेबल होते हैं, जैसे कि हेलोइस। हेलोइस उसे पूछती है सच में? चन उस टाइम पे तो कह दिया था हाँ, लेकिन वो अभी कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, वो भीख बिल्कुल भी नहीं मांगेगा। इसके बाद वो हेलोइस के ऊपर हमला कर देता है, जिससे हेलोइस भी हैरान होती है कि ये साला नहीं गिरा अभी तक। इसके बाद वो चन के ऊपर अपने चाबुक से हमला करती है, ये कहते हुए कि तुम मुझे हरा नहीं सकते हो, घुटनों पे आ जाओ और मेरे पैरों के पास ही तुम्हें यहाँ पे सुकून मिलेगा। उस पे चन आगे से कहता है ये तुम्हारी इच्छा है, या तो ये पूरी होगी या तो मैं मरूंगा, लेकिन मैं गबागब के लिए भीख नहीं मांगने वाला, सिंपल सी बात है। इस पे मैकेन्थ्यूट आगे से एक पोज मारती है, एट दैट पोज इज हॉट एज सन, और वो चन से कहती है अगर ऐसी बात है तो फिर देखते हैं कि तुम कितना ज्यादा होल्ड बैक कर सकते हो, मैं भी बहुत ज्यादा अकेली हूँ। अच्छा रहेगा अगर यहाँ पे कोई पालतू कुत्ता हो जिसके साथ में खेल के थोड़ा सा दिल बहला लूं। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि चाबुक से एक अरोमा निकलता है, बेसिकली सस्ता वगैरह, और अब तो कांटे भी आ गए हैं, तो चन को और भी ज्यादा यहाँ पे एकदम अरोमा फैल होने लगता है और उसे थोड़ी बहुत दिक्कतें होने लगती हैं। वहाँ पे ये कांटे उसकी छाती के अंदर घुस तो रहे थे, लेकिन ये दर्द की जगह उसे यहाँ पे फीलिंग दे रहे थे, हॉर्नी वाली। इस पे हेलो चन से कहती है कि ये चाबुक अच्छा नहीं है क्या, मजा नहीं आ रहा तुम्हें? मैकेन्थ्यूट चन को बताती है कि ये चाबुक पनिशमेंट ऑफ लव एंड स्टेटमेंट डिजायर है, जो कि उसकी अथॉरिटी को और भी ज्यादा पावर देता है। ये चाबुक उनके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जो कि यहाँ पे खुद की डिजायर को रोकने की कोशिश करते हैं और उसे रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ये चाबुक उनके रियल इंटेंशन और उनके इंस्टिंक्ट्स को रिलीज करता है। चन उसे कहता है कि ऐसे ट्रिक्स काम नहीं आने वाली, कुछ और कमालदार दिखाओ। अगर चाहती हो कि मैं यहाँ पे तुम्हारे सामने घुटने टेक दूं तो फिर तुम्हें कुछ खतरनाक निकालना पड़ेगा। ऐसी ट्रिक्स सिर्फ शो ऑफ के लिए होती हैं। अगर सब कुछ एकदम बेकार रहा तो फिर मैं यहाँ पे बैड रिव्यू देके जाऊंगा, ये कहूंगा कि ये फ्लोर एकदम खराब है। जिसपे मैकेन्थ्यूट चन की तरफ आगे बढ़ते हुए कहती है ऐसा लगता है कि तुम्हारा ब्लड प्रेशर अभी तक नीचे नहीं गया है, अभी भी ऊपर है, इसलिए जबान कैंची की तरह तेज चल रही है। अगर ऐसी बात है तो फिर मैं थोड़ा सा और जोर देती हूँ। जिसके बाद वो आगे बढ़ के चन को डायरेक्ट किसी ही कर लेती है और किसी सक्यूबस क्वीन की होठों से मिली हुई पप्पी मीठी कीड़ से कम नहीं। बेचारा चन बेहोश हो जाता है खुशी की वजह से, ये गिर गया डायरेक्ट। चन आगे से कहता है कि ये जन्नत है क्या, कहाँ गया मैं? इसके बाद चन को याद आता है कि उसकी मुलाकात यहाँ पे मैकेन्थ्यूट से हुई थी, गॉडेस ऑफ डिजायर, और जब वो उसका सामना कर रहा था तो फिर वो उसकी डिजायर को यहाँ पे रजिस्टर नहीं कर पाया और उसकी चपेट में आ गया। उसी टाइम पे हेलो इस यहाँ पे चन के पास आती है और उसे बताती है कि इतना भी टफ नहीं है, थोड़ा बहुत डिजायर बह जाता है तो बह जाने दो, बस थोड़ा सा रिलैक्स करो, लेकिन आखिर में ये सब कुछ तुम वापस खींच भी सकते हो और उसे पा सकते हो। बेसिकली एक लंबी सांस लो और रिलीज करके दोबारा कोशिश करो डिजायर को रजिस्टर करने की। वहीं पे हम लोग चन के हाथों में एक वायरस को देखते हैं जो कि रिप्रोडक्शन वायरस था, क्योंकि चन के लिए वायरस को बढ़ाने का जो उसका डिजायर है वो नॉर्मल डिजायर से ज्यादा बड़ा है, यानी कि हवा से ज्यादा उसके लिए ताकतवर बनना जरूरी है। इसलिए चन यहाँ पे मैकेन्थ्यूट की डिजायर को तोड़ के वापस होश में आ जाता है। यहाँ तक कि मैकेन्थ्यूट भी हैरान हो जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसके चार्म को यहाँ पे चन को पूरी तरीके से प्लेजर में डुबा देना चाहिए था कि वो कभी लड़ाई के बारे में सोचता भी नहीं। उसने आज तक कोई ऐसा बंदा नहीं देखा है जो कि चार्म को इस हद तक रजिस्टर कर सके बेहोश होने के बावजूद। लेकिन जब वो चन की तरफ देखती है तो चन वहाँ से गायब हो चुका था और वो डायरेक्ट मैकेन्थ्यूट के पीछे ही आ जाता है। बाय द वे, सोलो लेवलिंग की बीरो की कॉस्ट्यूम कहाँ से चुराया बे तू? इसके बाद वो मैकेन्थ्यूट को पीछे से ही पकड़ लेता है, वो भी एकदम जानवरों की तरीके, और इसकी बॉडी के ऊपर जो स्केल के ऊपर कांटे लगे हुए थे अब वो उल्टा मैकेन्थ्यूट के अंदर घुस रहे थे, जो कि उसे हॉर्नीनेस दे रहे थे। इसके बाद चन मैकेन्थ्यूट को पकड़ता है और डायरेक्ट उसे बिस्तर पे ही ले जाता है, वो भी डबल बेड। वहीं पे मैकेन्थ्यूट के पास अब बस एक ही ऑप्शन बचा था कि वो चन को मार दे, जिसके बाद वो अपनी टील का इस्तेमाल करके उसकी गर्दन में छेद करती कि उससे पहले ही वो रुक जाती है। यही सोचते हुए क्या मुझे इसे सच में मारने की जरूरत है, ये साला वो पहला ऐसा बंदा है जिसने मेरे चार्म के सामने अपने घुटने नहीं टेके। वहीं पे चन को समझ में आ जाता है कि मैकेन्थ्यूट ने उसे नहीं मारा है तो वो उसे एक मौका दे रही है। वहीं पे मैकेन्थ्यूट आगे से कहती है कि ये प्रोजेक्शन ही तो है, कौन सा मेरी रियल बॉडी है, जो हो रहा है होने दो। और वो चन से कहती है कि वो बस इस बात को लेके थोड़ा सा इच्छुक है कि जब चन यहाँ पे अपनी इंसानियत खो देगा तब वो क्या करेगा। इसके बाद अगला सीन यहाँ पे 3 दिनों के बाद का होता है, जो कि कुछ ज्यादा ही लंबा बैटल चला था। मैंने यहाँ पे 21 बार अपने स्टेटस को रिकवर किया, यानी कि 21 बार स्टेमिना रिकवर किया है, और चन यहाँ पे सक्सेसफुली मैकेन्थ्यूट को हरा देता है और इस फ्लोर को क्लियर कर लेता है। इसके बाद चन खड़ा होता है और अगले फ्लोर के लिए आगे बढ़ने लगता है, क्योंकि उसने यहाँ पे मिनोटोर, हाइड्रा, गोल्डन वुल्फ, अनडेड और मैकेन्थ्यूट को हरा दिया था, इसलिए अब यहाँ पे सिर्फ एक ही गॉड बचा हुआ है। इसके बाद वो यहाँ पे इस ट्रायल को कंप्लीट कर लेगा बिना किसी दिक्कत के। इसके बाद हम लोग मैकेन्थ्यूट को देखते हैं जिसके ऊपर चन का भूत सवार हो गया था, वो आगे से उसी का नाम चिल्लाए जा रही थी। उसके सर्वेंट पूछती है आपको कुछ चाहिए, नींबू, शरबत, पानी वानी, ऐसा काहे चिल्ला रही हैं आप? वहीं पे इसे प्रोजेक्शन से ही मजे आ गए थे, इसने सोचा भी नहीं था कि प्रोजेक्शन से इतना ज्यादा मजा आएगा इसे। और ये मन के अंदर सोचती है कि ये फीलिंग होती है जब कोई तुम्हारे ऊपर कॉन्कर कर ले, तुम्हें अपना बना ले। वहीं पे मैकेन्थ्यूट ने अब चन को मारने का इरादा छोड़ दिया था, वो बस यही सोच रही थी कि चन ट्रायल को पास कर ले और एक गॉड के लेवल पे पहुंच जाए, जिसके बाद वो दोनों दोबारा मचा सकते हैं एंड देन शी कैन फील द एक्सपीरियंस अगेन। लेकिन तभी वो
सपनों की दुनिया से बाहर आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे 500वें फ्लोर पे एक बंदा रहता है जिसको चन कभी भी मार नहीं पाएगा, यहाँ तक कि वो भी उस बंदे के मुकाबले की नहीं है। इसीलिए मैकइंटोश को थोड़ा सा बुरा लगता है कि अब वो इस फूलिंग का दोबारा मजा नहीं ले सकती है। इसके बाद अगला सीन 500वें फ्लोर का होता है, जहाँ पे हम लोग एक डीमन को देखते हैं जो कि चन से कहता है कि तुम यहाँ तक आ गए, तुमने जो कारनामा करके दिखाई ये पक्का बहुत ही ज्यादा बड़ी बात कहलाएगी और इसके र्यूमर्स हर तरफ फैलेंगे। लेकिन ये बड़ी दुख की बात है कि तुमने जो कारनामे यहाँ पे दिखाए ये कभी लेजेंड के रूप में बन नहीं पाएंगे, क्योंकि तुम्हारी जर्नी यही वही खत्म हो जाएगी। बाय द वे इसका नाम एग्रस था, जो कि एक रॉयल डीमन था, इंटरनल लाइट का लॉर्ड, और इस फ्लोर की कोई भी स्पेशल कंडीशन नहीं थी। चन उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि बातें कम करो, अटैक जल्दी करो। लेकिन एग्रस पलक झपकते ही वहां से गायब हो जाता है। तो चन आगे से थर्मल विजन और साइकिक विजन का इस्तेमाल करता है और साथ ही में वायरस, इन्फ्लुएंजा, प्रिसेप्शन का भी इस्तेमाल करता है और साथ ही में मेंटल वर्म को भी इधर उधर फैला देता है। लेकिन इसके बावजूद उसे यहाँ पे एग्रस के बारे में पता नहीं चल पा रहा था, वो उसे ट्रैक ही नहीं कर पा रहा था। इसे चन को समझ में आ जाता है कि वो यहाँ पे करीब 10 से 15 बार तो मरेगा ही मरेगा। लेकिन चन को यहाँ पे काफी ज्यादा टाइम हो जाता है और एग्रस ने अभी तक अटैक नहीं किया था, और उसके पास तभी अचानक से नोटिफिकेशन आता है कि उसने फ्लोर को क्लियर कर दिया है, अब वो आराम करने के लिए अपना समय चुन सकता है। इससे चन भी हैरान हो जाता है कि अभी यहाँ पे क्या हुआ भाई, ये अचानक से मैं टेस्ट पास कैसे कर लिया बिना वो भी फाइट करे हुए। इसके बाद एग्रस चन के पीछे आता है और उसे कहता है बड़े कमाल के इंसान हो भाई, और वो वहां से गायब होते हुए कहता है मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा जब हम दोबारा मिलेंगे। फिर चन अपने मन के अंदर सोचता है कि इसने मुझे इतनी आसानी के साथ ये ट्रायल पास करने कैसे दिया। चन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि एग्रस ने ऐसा क्यों किया, वो कैसे यहाँ पे फालतू में मारा गया भी है ना उसके ऊपर अटैक करे हुए। लेकिन चन इन बात को गोली मारता है और सीधा नेक्स्ट फ्लोर के लिए आगे बढ़ जाता है। आगे वाला फ्लोर पूरी तरीके से कोलैप्स था, इसीलिए चन यहाँ पे 502 फ्लोर की तरफ आगे बढ़ता है। और चन ने यहाँ पे पहले ही 6 गॉड्स को हरा दिया है, तो फिर उसे यही लगता है कि आगे ज्यादा लेवल यानी कि फ्लोर नहीं बचे हुए होने चाहिए। इसके बाद चन यहाँ पे 600वें फ्लोर पे आ जाता है, जहाँ पे कोई भी फ्लोर लॉर्ड नहीं था, इसलिए किसी पुराने डीमन लॉर्ड को यहाँ पे समन किया जाएगा चन से फाइट करने के लिए। अब जिस डीमन लॉर्ड को यहाँ पे समन किया जा रहा था उसका नाम था डीमन ग्लन इनकार्नेशन ऑफ इविल सैटर्न। चन आगे से कहता है कि ये ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, वो तो साला अबैस का धोखेबाज था ना, गद्दार था साला वो, द क्रिएटर ऑफ एल, लेजेंडरी गॉड ऑफ इविल। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सैटर्न वहाँ पे रिवाइव हो रहा था। वो आगे से कहता है कि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी कॉन्शियसनेस इस अबैस के अंदर एक दिन दोबारा अवेकन होगी। इसके बाद वहाँ पे सैटर्न आता है जो कि चन से कहता है कि ये 600वां फ्लोर अभी तक ठीक नहीं हुआ, मुझे तो लगा था कि ये साला गायब ही हो जाएगा। और जब उसकी नजर चन के ऊपर पड़ती है तब उसे समझ में आ जाता है कि ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि उसने अबैस के ट्रायल को पास कर लिया है और वो इस फ्लोर तक आ चुका है। और वो चन से कहता है कि तुम्हारे पास लाजवाब है, तुम्हारा नाम क्या है। वही बेचन को यकीन हो जाता है कि सैटर्न साला बड़बोला है, हमेशा बहुत ज्यादा बातें करता है और वो चुपके से अपने वायरसेस को भी रिलीज कर रहा था। वही फिर वो चन से कहता है अगर उसकी ओरिजिनल बॉडी अगर मरी ना होती तो फिर वो उससे और भी कई जगहों पे मीटिंग करने के बारे में सोचता और उससे बात करता। इसलिए वो चन से कहता है कि हम लोग बैठ के बात क्यों नहीं करते हैं। कोई ऐसा बंदा नहीं है जो कि यहाँ पे मारना और फाइट करना एंजॉय करता है। वह बेचन अपने मन के अंदर सोचता है कि अच्छा इन महानुभाव की असली बॉडी मर चुकी है तभी ये इतना बड़बोला बन रहा है। वह सैटर्न चन से कहता है कि अगर तुम बात नहीं करना चाहते हो तो फिर चलो मैं देख ही लेता हूँ कि तुम किस बलबूते पे इस हद तक आगे आ चुके हो। जिसके बाद वो चन के ऊपर गाड़ाम से घुसा ही मार देता है। तो चन आगे से अपनी शील्ड का इस्तेमाल करता है और साथ ही में हेल फायर का भी इस्तेमाल करता है। सैटर्न उससे कहता है कि तुम हेल की पावर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, तुम मेरी हेल फायर का इस्तेमाल मेरे ही खिलाफ कर रहे हो ताकि तुम मेरी हेल फायर को रोक सको। स्मार्ट चॉइस है लेकिन बेवकूफी वाली भरी। उम्मीद करता हूँ कि तुम ये वाली बात भूले नहीं हो कि मैं लॉर्ड ऑफ हेल हूँ। तो फिर हम लोग देखते हैं कि सैटर्न की जो हेल फायर थी वो धीरे धीरे करके चन की बॉडी के ऊपर हावी होने लगती है और चन यहाँ पे अपनी हेल फायर को बाहर रिलीज नहीं कर पा रहा था। वहीं पे चन अगर हेल फायर आर्मर का इस्तेमाल नहीं करेगा तो फिर वो यहाँ पे उसके अटैक्स को डॉज कैसे करेगा। और अगर चन हेल फायर का यूज करता है तो फिर सैटर्न यहाँ पे उसकी हेल फायर को कंट्रोल करने लगेगा। इसलिए चन को यही लगता है कि अब उसे यहाँ पे मरना पड़ेगा ताकि वो कोई दूसरा तरीका ढूंढ के आ सके। वहीं पे सैटर्न चन से कहता है कि इतनी दूर तक आए हो सिर्फ मरने के लिए, काफी ज्यादा रिग्रेटफुल होगा ना, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो रहा होगा, कैसा रहेगा अगर हम लोग यहाँ पे कोऑपरेट कर ले। इस पे चन यहाँ पे सैटर्न से कहता है कि ये तुम्हारा एटीट्यूड है कोऑपरेशन के लिए। दरअसल चन का कहने का मतलब है कि हेल फायर तो बंद कर दो यार, तब तो बात करेंगे, हिलने भी दे रहे हो मुझे। इस पे सैटर्न आगे से कहता ओ माफ करना। जिसके बाद वो हेल फायर को यहाँ पे चन के लिए बुझा देता है। चन उससे पूछता है कि किस टाइप का कोऑपरेशन चाहिए तुम्हें। इस पे सैटर्न चन को बताता है कि उसकी ट्रू बॉडी यहाँ पे काफी टाइम पहले ही जा चुकी है, यानी कि खत्म, बाय बाय टाटा। लेकिन ट्रायल की वजह से उसे यहाँ पे दोबारा रिजरेक्ट किया गया है, इसलिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लेकिन चन उसे बताता है दादा तुम बस एक प्रोजेक्शन हो, आर्टिफिशियल प्रोजेक्शन और कुछ भी नहीं। इस पे सैटर्न पहले ही बता देता है कि ये समझाना काफी ज्यादा पेचीदा है, लेकिन अबायस यहाँ पे जो प्रोजेक्शन जनरेट करता है वो लाइफ इम्प्रिंट पे बेस्ड होती है जो अबायस के अंदर क्रिएचर रहते हैं उन पे। आसान शब्दों में टीवी का जो रिमोट रहता है उसके अंदर तुम बैटरी बदल दो, उस बैटरी को तुम लाइफ की तरह समझो और जब तुम बैटरी रिप्लेस कर देते हो तो तुम टीवी से कोई भी प्रोजेक्शन यानी कि कोई भी चीज दे सकते हो। यही सिंपल चीज है, बाकी कई चीजें तेल लेने। इसलिए जो लाइफ इम्प्रिंट है अगर उसके धागे को अबायस
के बाहर लेके जाया जा सके तो फिर वो दोबारा रिजरेक्ट हो जाएगा, वो भी अपनी ट्रू फॉर्म के साथ में। इस पे चन आगे से कहता है डील विद द डेविल हमेशा किसी कीमत पे आती है। सैटर्न आगे से कहता है लेकिन ये डील विद द डेविल कहाँ है, ये तो डील विद द सैटर्न है ना, तुमको बस मुझे अबायस के बाहर लेके जाना है और तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और सिर्फ इतना ही नहीं, तुम्हें यहाँ तक कि रिवॉर्ड भी मिलेगा, मेरी हेल के अंदर तुम्हें लेगेसी मिलेगी मेरी। पेचन को यकीन था कि डील विद द डेविल हो या फिर डील विद द सैटर्न हो, हमेशा किसी कीमत पे ही आती है। इतना बड़ा रिस्क बेनिफिट के साथ में ही आएगा, इसलिए वो यही फैसला करता है कि वो सैटर्न के लिए अभी तक यकीन कर लेता है ताकि सैटर्न को यह लगे कि चन एक बेवकूफ बागरानी है। इसीलिए वो सैटर्न से एकदम हाथ भींच के कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ दोस्त। इस पे सैटर्न अपने पास एक अंगूठी बाहर निकालता है और वो चन से कहता है कि इस अंगूठी के अंदर मेरा लाइफ इम्प्रिंट है, तुम्हें बस इसे पहन के अबायस के बाहर जाना है, जिसके बाद हमारी डील कंप्लीट हो जाएगी। जैसे ही तुम इस रिंग को लेके बाहर जाओगे, ये रिंग तुम्हारी हो जाएगी और हेल के अंदर तुम्हें लेगेसी मिलेगी, बेसिकली एक रूम। इसके बाद हमें इस रिंग का स्टेटस दिखाया जाता है, तो ये लॉर्ड ऑफ हेल की सोलोमेंस रिंग थी, SSS लेवल, सॉरी SS लेवल। जवान फिसल जाती है यार, 2 घंटे बोलूंगा तो फिसलेगी ही। इस रिंग की वजह से स्ट्रेंथ, एजिलिटी, कंजप्शन सब कुछ एकदम बढ़ जाएगा 200 के आसपास और सभी एट्रीब्यूट्स 3000 के आसपास हो जाएंगे। कहता किचन 72 प्लेयर्स ऑफ डीमंस, उनकी भी सोल इसके अंदर कैद है, इन प्रिंट है, जिसका इस्तेमाल वो यहाँ पे उन्हें समन करने के लिए कर सकता है और उन्हें ऑर्डर भी दे सकता है। इसके के लिए चेन जो 72 डीमन प्लेयर्स है उन्हें बुला के यहाँ पे उनसे अपना काम करवा सकता है। और भी कई सारी चीजें थी, मैं इतनी बताने नहीं वाला, समय के साथ साथ पता ही चल जाएगा क्योंकि ये दिखाने से ज्यादा बताते हैं। लेकिन ये आइटम कमाल की थी, काफी ज्यादा फायदे के साथ आ रही थी। चेन अपने मन के अंदर सोचता है कि ये इतनी कमालदार चीज मुझे ऐसे क्यों दे सकता है। इसका जो ट्रांसलेटर है वो आगे से कहता है कि मुझे यकीन है कि ये भड़वा तेरी बॉडी के ऊपर कब्जा करेगा, मैं बता रहा हूँ। ये मैंने नहीं, मानवा के ट्रांसलेटर ने बोला है। लेकिन चन सैटर्न की तरफ देखते हुए सोचता है कि वो उसे हरा नहीं सकता है, तो उसके ऊपर भरोसा भी नहीं कर सकता है। लेकिन बस वो यहाँ पे दिखावा ही करेगा कि वो उसके ऊपर भरोसा करता है, उसके रियल इंटेंशन जानने के लिए, ताकि उसे जैसा ही मौका मिले वो तुरंत यहाँ से खिसक ले। इसके बाद वो सैटर्न की रिंग को यहाँ पे पहन लेता है, ये कहते हुए जुग जुग जियो मेरे लाल। लेकिन जब चन उस रिंग को पहनता है तो फिर उसे कुछ भी एट्रीब्यूट में डिफेक्ट नहीं मिलता है, ना ही बफ मिलते हैं। तो चन सैटर्न से कहता है कि धोखेबाज हो तुम, रिंग तुम्हारी नकली है। इस पे सैटर्न उससे कहता है कि ये तुम्हारे घर की खेती नहीं है, ये मेरी है, अभी तक तुम्हारी नहीं हुई और मेरे पास कुछ है भी नहीं जो मैं तुम्हें दे सकूं अपनी सिंसियरिटी दिखाने के लिए, क्योंकि आखिरकार मैं इस अबायस के अंदर एक बस छोटी मोटी सोल ही तो हूँ जो दबी हुई है और ये सिर्फ छोटी सी रिंग ही है जिसका इस्तेमाल मैं अभी कर सकता हूँ। इस पे चन आगे से कहता है कि मुझे मारना होता तो अब तक 10-20 औजार निकाल लिए होते, अब गिफ्ट में कुछ देना है तो एक भी नहीं निकाल पा रहे। और ये कहते ही चन यहाँ पे सैटर्न के ऊपर हमला कर देता है, ये कहते हुए कि मुझे तुम पे भरोसा नहीं है। जिस पे सैटर्न आगे से कहता है तुम्हें क्या लगता है अगर तुम हेलफायर इस्तेमाल नहीं करोगे तो फिर मैं नहीं कर पाऊंगा, जब तक हेल की पावर तुम्हारे साथ जुड़ी हुई है तब तक तुम कभी भी मुझे हरा नहीं पाओगे, दी गॉड ऑफ हेल को। यानी कि रिंग जुड़ चुकी है ना चन के साथ, तो वो चन की पावर इस्तेमाल कर सकता है। बेसिकली रिंग एक तरीके से जुड़ गई है ना चन के साथ में, तो सैटर्न यहाँ पे इसका इस्तेमाल कर सकता है। जिसके बाद हम लोग चन को देखते हैं जिसकी हालत मले हुए कुत्ते की तरह हो जाती है और वो सैटर्न से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट नहीं करूंगा। फिर सैटर्न उसे कहता है ठीक है फिर मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, क्योंकि तुम्हें मार देने के बाद पता नहीं कब कोई तुम्हारे जैसा यहाँ पे आ पाएगा, पता नहीं कितने साल लग जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ टाइम वेस्ट भी नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ बैठ के सिर्फ बातें ही करूंगा। तुम मुझे अपने बारे में बताना, मैं तुम्हें अपने बारे में बताऊंगा, तब तक जब तक कोई यहाँ पे आ नहीं जाता तुम्हारी जगह लेने के लिए। चन उसे कहता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं यहाँ पे घंटों बैठूं, मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट करने को राजी हूँ। इसके बाद चन यहाँ पे 600वां फ्लोर कंप्लीट कर लेता है और इसी के साथ ही सभी फ्लोर्स, सभी लॉर्ड्स और ट्रायल भी खत्म हो जाता है। इसके बाद चन यहाँ पे उस जगह पे आ जाता है जहाँ पे SSS रैंक का स्क्रोल रखा हुआ था। हालांकि इस स्क्रोल को थोड़ा सा टाइम लग रहा था यहाँ पे आने में, इसलिए चन को यहाँ पे थोड़ा सा टाइम मिल जाता है खुद को भी रीसेव करने का। बेचन सब कुछ चेक करता है, उसका स्टेटस वेटस सब कुछ नॉर्मल था, यहाँ तक कि आवर ग्लास भी काम कर रहा था। इसके बाद वो रिंग को देखते हुए सैटर्न से कहता है सर अब वापस आ सकते हैं, हम लोगों ने 6 फ्लोर को कब का पास कर लिया है। तो फिर सैटर्न रिंग से बाहर निकलता है और वो स्क्रोल को देखते हुए कहता है कि ये अबायस की अथॉरिटी है, दी अबायस सॉवरेन क्लास ट्रांसफर स्क्रोल। और सैटर्न चन से कहता है कि उसका जो लेजेंड यानी एक तरीके से बातें हैं वो सदियों तक चलती रहेंगी, क्योंकि उसने एक ऐसा काम किया है जिसको गॉड भी यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, वो है ट्रायल को पास करना। इस पे चला के से कहता है कि मैंने तुम्हें पूरी तरीके से नहीं हराया है और ये सब कुछ तुम्हारे प्लान का हिस्सा था। लेकिन सैटर्न उसे कहता है कि नहीं तुम गलत हो, मैकेन्थिड को हरा के ही तुमने बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल कर ली है। इस पे चनाके से कहता है कि जैसा कि मैंने सोचा था 500वें फ्लोर का लॉर्ड एग्रेस तुम्हारे ही लोगों में से एक है ना। इस पे सैटर्न आगे से बताता है हाँ वो मेरा ही पाला हुआ बच्चा है, 72 डीमन लॉर्ड्स में से एक, और उसका असली नाम यहाँ पे एग्रेस है। पता है भाई हमें, काहे बता रहे हो दोबारा। इस पे चनी यहाँ पे सैटर्न से कहता है कि तुमने यहाँ पे फ्लोर को छोड़ दिया है और ट्रायल भी खत्म हो चुका है, तो हमारा कॉपरेशन यहीं पे ही एंड होता है। लेकिन सैटर्न उसे कहता है कि नहीं, अभी भी यहाँ पे एक लास्ट चीज बाकी है। और वो चन से कहता है कि वो रिंग के बारे में ना बोलो, मैंने अभी भी इसको पूरी तरीके से एंजॉय नहीं किया है, इसके अंदर जो माल पानी पड़ा है उसका तो एंजॉय करो तुम। चन उससे पूछता है कि ये इनहेरिटेंस तुम मुझे सच में देना चाहते हो अपनी हेल की। इस पे सैटर्न चन से कहता है ऑफ कोर्स, डील विद द डेविल ऑलवेज कम विद द फैक्ट, इसीलिए
मैं यहाँ पे अपने वादे पूरे करता हूँ। इसके बाद इसके रंग रूप बदलते हैं और ये चन से कहता है कि तुम्हारी बॉडी इसे पक्का एंजॉय करेगी। यहाँ तक कि इतना भी नहीं, मैं भी तुम्हारी बॉडी को एंजॉय करूंगा। ठीक, ये हो गया। सॉरी, इसका मतलब है चन की बॉडी के ऊपर हावी हो जाना और उसका इस्तेमाल करना, जिससे चन यहाँ पे एकदम हाईएस्ट रियलम पे असेंड कर सकता है। जैसा कि ट्रांसलेटर ने कहा था कि ये सैटर्न यहाँ पे चन की बॉडी को पोजेस कर लेगा। चन को भी ये वाली बात समझ में आ जाती है, जिसके बाद वो चन की बॉडी के ऊपर हावी होते हुए कहता है कि इसके साथ वो यहाँ पे अब ऐसे सॉवरेन स्क्रॉल को काबू कर लेगा। इसके बाद उसकी दुनिया की नई शुरुआत होगी, माइरेटेड वर्ल्ड की। वह चन अपने मन के अंदर सोचता है कि इसकी सोल अभी तक पूरी तरीके से अनडिफेंडेड है। अगर वो यहाँ पे आवर ग्लास की मदद ले तो वो सब कुछ ठीक कर सकता है। इसके बाद चन आगे से कहता है टाइम ट्रेवल मशीन एक्टिवेट। तो फिर चन की बॉडी से यहाँ पे बहुत ज्यादा ऑरा निकलता है, जो कि यहाँ पे सैटर्न को उसकी बॉडी के ऊपर पोजेस करने नहीं देता है। बेसिकली सैटर्न यहाँ पे चन की सोल को डिओवर नहीं कर पाता। अब मुझे इसका एक ही रीजन लगता है, क्योंकि उसकी सोल पहले ही आवर ग्लास के साथ बाउंड हो चुकी है, यानी कि जुड़ चुकी है, इसीलिए से है शायद। क्योंकि और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं बचती है ना। सैटर्न भी आगे से यही चिल्लाता है कि ये मॉर्टल की सोल हो ही नहीं सकती है। इसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और चन को भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी सोल एकदम सही सलामत है। और चन भी आगे से यही बात कहता है क्योंकि उसकी सोल पहले ही यहाँ पे आवर ग्लास के साथ बाउंड हो चुकी है, तो सैटर्न इसी वजह से फेल कर गया। वह चन को सैटर्न के बारे में नहीं पता था कि वो पूरी तरीके से मर चुका है या फिर अपनी सीक्रेट रियलम के अंदर वापस चला गया। इसके बाद चन रिंग की तरफ देखते हुए कहता है, दादा ठीक तो हो तुम, या फिर मैं दोबारा इंतजार करूँ कि तब तुम बाहर निकलोगे और मेरी बॉडी का यूज करके पूरी दुनिया के ऊपर कब्जा कर लोगे। रिंग से आगे से कोई भी जवाब नहीं आता। चन को अभी भी यकीन नहीं था कि सैटर्न पूरी तरीके से मरा है या नहीं, लेकिन चन को इतना जरूर पता था कि ये रिंग उसकी सोल के साथ जुड़ी हुई है। चन यहाँ पे लालच बिल्कुल भी नहीं दिखाता। वो मन के अंदर यही सोचता है इसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, लेकिन तभी वो रिंग अपने आप ही एक्टिवेट हो जाती है और चन को जितने भी एट्रीब्यूट मिलने थे वो सब कुछ मिल जाता है। बेसिकली रिंग के अंदर जो भी माल पहले मैंने बताया था वो सब माल अब चन इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन चन इस बार भी धोखे में नहीं फंसता। वो आगे से कहता है कि ये तो डीएक्टिवेट आइटम है, खराब है, इसको डिस्ट्रॉय करना इतना भी बुरा नहीं होगा। तो उसी टाइम पे सैटर्न बाहर निकलता है। ये कहते हैं, रुको यार बाबू, तुम मेरी बात सुनो। अबे यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हम लोग एकदम प्यार से एकदम मिन्नत के साथ सॉल्व कर सकते हैं पीसफुली। इसके बाद सैटर्न छोटे वाले रूप में बाहर निकलता है, ये कहते हुए कि तुम अग्री करते हो ना इस बात से। चन उससे पूछता है क्या चाहिए। इसके बाद सैटर्न यहाँ पे मक्खनबाजी शुरू कर देता है। वो शहद में जुबान डुबा के बात करता है। अब वो चन से कहता है कि तुम हेवन एंड रियलम के बीच में सबसे रिस्पेक्टेड बंदे हो। तुम्हारे स्ट्रेंथ ने मुझे हरा दिया है और तुम्हारी बुद्धि तो मुझसे भी ज्यादा तेज है। तुम्हारी रेपुटेशन इस पूरे यूनिवर्स में फैल जाएगी। मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा जो मैं अपनी पावर के साथ तुम्हें दे सकता हूँ, अगर तुम मेरी जिंदगी को बख्श देते हो तो। आगे से कहता है, बकवास बंद करो, तुम एकदम धोखेबाज आदमी हो। तुमसे एकदम धोखे की महक आती है। वैसे भी तुमने अभी जो कांड मेरे साथ किया, मुझे एक सेकंड के लिए लगा था कि मैं गया। पहले उसके साथ बिना शादी के सुहागरात वाला सपना मेरा गया। साले तुम्हारी वजह से वो सपना टूटने ही वाला था। ये कहो आवर ग्लास ने बचा लिया मुझे। कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे सामान उठाओ और रिंग के साथ भाग जाओ यहाँ से। इस पे सैटर्न आगे से कहता है कि मैं अपनी इस स्टेट में तुम्हारे साथ कुछ कर भी कहा सकता हूँ यार। कान खुजाने के काम में आ सकता हूँ, तुम्हारे छोटे छोटे हाथों से गुजा दूंगा, नाक में उंगली करने के काम आ सकता हूँ। हाँ, लेकिन हेल के अंदर जो मैंने इनहेरिटेंस के बारे में बात की थी वो एकदम सच है, अभी भी है, मेरे ऊपर यकीन करो। आगे से कहता है, धोखे पे धोखा मार दूंगा भीगा हुआ लोटा, ऐसे झूठे वादे करना बंद करो। सैटर्न आगे से कहता है, सच बोल रहा हूँ भाईजान, यकीन कीजिए, तुम्हें वो पक्का ट्रेजर मिलेंगे कसम से। चन उसे कहता है, ठीक है, जब मैं उन ट्रेजर्स को ले लूंगा तो फिर मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन तब तक तुम यहाँ पे स्टोरेज रिंग के अंदर रह सकते हो बिना किसी दिक्कत के। इस पे सैटर्न उससे पूछता है, क्या तुम मुझे अपने साथ लेके नहीं चल सकते। चन उससे कहता है, तुम ज्यादा सोच रहे हो, मैं तुम्हें अपनी इन्वेंट्री के अंदर डालने वाला हूँ, जो कि यूनिवर्स की सबसे सेफ जगह है। उस जगह के अंदर ना तुम्हारे साथ कोई कुछ कर सकता है और ना ही तुम वहाँ पे कुछ कर सकते हो, इसलिए फालतू का दिमाग ना चलाना, चुपचाप वहाँ बैठ के इंतजार करो। इसके बाद चन सैटर्न को यहाँ पे यूनिवर्सल इन्वेंट्री के अंदर डाल देता है, जहाँ पे उसने गोल्डन मास्क को डाला था। इसके बाद चन के हाथों में ट्रिपल रैंक क्लास ट्रांसफर स्क्रोल आ जाता है। ये जॉब प्रोफेसर क्लास इस तरीके से बदल रहे हैं जैसे कि मानो नेता यही लोग हैं। अब इस स्क्रोल के बारे में काफी कुछ बताया गया था, लेकिन मुझे नींद आ रही है तो मैं ये स्किप करने वाला हूँ। अब चन के पास यहाँ पे दोनों स्क्रोल हो गए थे, बस उसे यहाँ पे लीडो को समन करना था और उसे ये सब कुछ दे के उसे यहाँ पे क्वेस्ट लेनी थी, क्योंकि चन ने टास्क कंप्लीट कर लिए थे। तो फिर लीडो को अब यहाँ पे उसे 2 क्लास जॉब प्रोफेशन देना ही पड़ेगा। इसके बाद हम लोग चन को 5th लेयर अबायस के अंदर देखते हैं। चन के पास अब यहाँ पे कोई भी प्लान नहीं बचा था, इसलिए वो डायरेक्ट लीडो को ही समन कर लेता है उस कॉइन की मदद से। वो कॉइन जैसे ही यहाँ पे खुलता है तो उसके अंदर से लीडो बाहर निकलता है, जो कि चन से कहता है, भाई कहीं भी बुला लेते, शौचालय में बुला लेते, लेकिन यहाँ पे क्यों बुलाया, वो भी एकदम घटिया जगह पे। सारे मेरे गिल्ड की ब्रांचेस हर जगह पे हैं, यहाँ तक कि हेल के अंदर भी, लेकिन इस अबायस के अंदर बिल्कुल भी ना। इस जगह के अंदर बस बुद्धिमान ब्रेनलेस डीमन ही रहते हैं, जिनके अंदर बुद्धि सिर्फ खाने भर की ही है। बाकी उन्हें डील का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है कि बिजनेस क्या होता है। चन लीडो से कहता है, ऐसा लगता है कि तुम्हें इस जगह से एकदम घिन आती है। इस पे लीडो आगे से कहता है, डीमंस को छोड़ के हर एक बंदे को यहाँ से घिन ही आती है। और वो चन से कहता है कि तुमने मुझे यहाँ पे समन किया है, वो भी उस कॉइन की मदद से। इसका मतलब यही हुआ कि तुमने इन्वेस्टमेंट टास्क को कंप्लीट कर लिया है, लेकिन अगर तुमने उस कॉइन का इस्तेमाल यहाँ पे मदद के लिए किया है तो फिर तुम्हें पे करना पड़ेगा, या फिर किसी और इन्वेस्टमेंट के लिए भी। इस पे चन आगे से कहता है कि मैं बस यही सोच
सोच रहा हूँ कि आपने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट और रिवॉर्ड के लिए जो चीजें होती है उन्हें फिनिश कर लिया है ना, इन्वेस्टमेंट टास्क कंप्लीट करने के बाद में जो होता है। इस पे लीडो अपने पास से स्क्रॉल बाहर निकालता है, ये कहते हुए कि सब कुछ रेडी है, बस कॉस्मिक बिल की ही देरी है। जैसे ही तुम इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कंप्लीट होने का मिशन नोटिफिकेशन आ जाएगा वैसे ही मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा। लेकिन अगर तुम्हारे पास वो 2 स्क्रॉल नहीं होंगे तो फिर काफी ज्यादा मुसीबत हो सकती है गुरु। इस पे चन अपने पास से सबसे पहले यहाँ पे प्लेग स्क्रॉल को बाहर निकालता है, जो कि उसे यहाँ पे प्लेग कल रंजन को कंप्लीट करने पे मिला था। लीडो उस स्क्रॉल को देख के आगे से कहता है कि ये तो पावर ऑफ प्लेग है ना, काफी ज्यादा मजेदार चीज है। तुमने कोई ऐसा प्रोफेशन ढूंढ निकाला जो कि तुम्हें सूट करता है, लेकिन दूसरे स्क्रॉल के बारे में क्या? और तब जाके लीडो को समझ में आ जाता है कि ये अबायस तो यहाँ पे चिन के लिए बनी ही नहीं, वो यहाँ पे क्या कर रहा है। और उसे भी याद था कि अबायस के अलावा और किसी जगह पे यहाँ पे ट्रिपल एस रैंक का स्क्रॉल होता ही नहीं है। यहाँ तक कि आज तक कोई लिविंग बीइंग, यहाँ तक कि सैटर्न भी अबायस ट्रायल को पास करने में फेल हो गया है, सिर्फ उस डबल कलर स्क्रॉल को पाने के लिए। लेकिन उसी टाइम पे यहाँ पे चिन अपने पास से वो स्क्रॉल बाहर निकालता है और लीडो को दिखाते हुए कहता है कि तुम इस स्क्रॉल के बारे में बात कर रहे हो क्या? जिस पे लीडो उस स्क्रॉल को देख के हैरान ही हो जाता है और आगे से चिल्लाते हुए कहता है कि तो अबायस ओवरलॉर्ड स्क्रॉल है। वहीं पे लीडो जैसे उस स्क्रॉल को देखता है तो फिर उसके अंदर से बहुत ज्यादा किलिंग इंटेंट रिलीज होने लगता है। वहीं पे चिन तो एक सेकंड के लिए घबरा ही जाता है कहीं लीडो उस स्क्रॉल के खातिर उसे मार न दे। लेकिन लीडो अपने किलिंग इंटेंट को कंट्रोल करता है और चिन से कहता है, बाबू तुम हमेशा वो कारनामे कर दिखाते हो जिनके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था। जिसके बाद वो स्क्रॉल निकालता है और चिन को देते हुए कहता है, वादे के मुताबिक ये स्क्रॉल तुम्हारा हुआ। वहीं पे चिन के पास तीनों स्क्रॉल थे। वो अपने मन के अंदर सोचता है कि अभी तो ये किलिंग इंटेंट रिलीज कर रहा था, अब इसने वो सब कुछ वापस क्यों ले लिया? आखिर इसके दिमाग के अंदर चल क्या रहा है? साथ ही लीडो अपने पास एक कॉन्ट्रैक्ट बाहर निकालता है जो कि यहाँ पे खास चन के लिए ही बनाया गया था। वहीं पे ये इन्वेस्टमेंट एक तरीके से उधार की तरह था। चन ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट टास्क को पूरा किया, उसे यहाँ पे स्क्रॉल देने की जरूरत नहीं है जो 2 स्क्रॉल उसके पास हैं। लेकिन वादे के मुताबिक लीडो जरूर चन को यहाँ पे डुअल प्रोफेशन वाला स्क्रॉल देगा, लेकिन समय के साथ साथ चन को यहाँ पे लीडो को इन्वेस्टमेंट के लिए रीपेड करना पड़ेगा, जिसके लिए वो यहाँ पे रिसोर्स, वैल्यू या फिर और भी चीजें इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन उनकी वैल्यू यहाँ पे उस डुअल कलर स्क्रॉल से कम नहीं होने चाहिए। यानी अगर उस स्क्रॉल की कीमत 100 रुपए है तो फिर चन को रीपे भी 100 रुपए के रूप में करना पड़ेगा, भले वो चाहे 100 के सिक्के दे या फिर राशन दे। वहीं लीडो उस कॉन्ट्रैक्ट को दिखाते हुए अपने मन के अंदर सोचता है कि एक बार इस पे बस ये अंगूठा लगा दे, जिसके बाद हम दोनों एकदम परमानेंट पार्टनर हो जाएंगे। चन भी उस कॉन्ट्रैक्ट को देखता है और उसे समझ में आ जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट के रूल इतने भी सख्त नहीं है, बस थोड़ा लंबा काम चलेगा लेकिन वैल्यू एकदम फिक्स रहेगी, किसी भी चीज की दिक्कत नहीं है और एकदम फ्लेक्सिबल कॉन्ट्रैक्ट है। यानी कि लीडो चन के ऊपर ट्रस्ट करता है। वहीं पे लीडो चन से कहता है, बाबू तुम मेरी बात सुनो, एक ना एक दिन तुम इस अबायस को कंट्रोल करने ही लगोगे तो फिर हम लोग यहाँ पे एक गॉब्लिन मर्चेंट गिल्ड खोल देंगे, जिसके बाद हम एक साथ मिलके यहाँ के डीमंस को सिखाएंगे कि बेचना और खरीदना क्या होता है, दारू क्या होती है और पड़े रहना क्या होता है। फिर जब उन्हें यहाँ पे ट्रेड का मतलब समझ में आ जाएगा तो फिर हम दोनों को एकदम फायदा होगा। इसके बाद हम लोग एक स्विमिंग पूल खरीदेंगे और उसके अंदर सोने के सिक्के भर देंगे और उड़ी मार के मुंह तोड़ लेंगे अपना, और वहीं पे खून में लथपथ हंसते रहेंगे, ये कहते हुए उड़ाया जिस शान से, कमाया भी उसी शान से, सोने से मुंह भी तोड़ा उसी शान से। और चन को इस डील के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं थी। वो आगे से कहते हैं, अंगूठा कहाँ लगाना है ये बताओ। वहीं पे चन को समझ में आ चुका है कि लीडो को यहाँ पे अबायस से बस माल की ही चिंता है। अगर उसे अबायस के अंदर से यहाँ पे रेयर और रिच तरीके के रिसोर्स मिल जाए तो इतना ही काफी है उसके लिए। वहीं पे चन को भी इससे जो फायदा होगा वो कम नहीं रहेगा। जिसके बाद वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं और लीडो से कहता है कि ये डील हुई। वहीं पे लीडो चन से कहता है कि तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है अगर मैं यहाँ पे इस मिरेकल को देखूं, यानी कि वो देखना चाहता था जब चन यहाँ पे डुअल क्लास प्रोफेशन स्क्रॉल का इस्तेमाल करेगा। चन आगे से कहता है कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पे तुम्हें डुअल क्लास स्क्रॉल के बारे में दोबारा बता देता हूँ। चन एक ही टाइम पे यहाँ पे 2 तरीके के प्रोफेशन को होल्ड कर पाएगा, जो एक्सपीरियंस पॉइंट, स्किल ग्रोथ और एट्रीब्यूट ग्रोथ होगी वो एकदम सेम टाइम पे होगी, यानी कि दोनों प्रोफेशन को ही बराबर हक मिलेगा। अगर किसी स्किल में 100 पॉइंट जाने हैं तो दोनों प्रोफेशन की दोनों स्किल्स में 100 पॉइंट जाएंगे, भेदभाव नहीं होगा, 50-50 नहीं 100 जाएंगे। बेसिकली आधी मेहनत में दुगना फायदा। इसलिए ये स्क्रॉल इतना ज्यादा रेयर है, यहाँ तक कि गॉब्लिन सेक्टर और गॉब्लिन ट्रेडर शॉप के पास भी ये सिर्फ एक ही स्क्रॉल है। चन आगे से स्क्रॉल को तोड़ देता है, ये कहते हुए देखो ना मुझे क्या दिक्कत है। चन यहाँ पे जैसे ही उस स्क्रॉल का इस्तेमाल करता है तो फिर उसकी जॉब ट्रांसफर लिमिट यहाँ पे 1 से 2 हो जाती है। लीडो भी आगे से उस पावर को देख के हैरान हो जाता है क्योंकि चन के पास अब यहाँ पे 2 एबिलिटीज आ गई थी। पहला तो पावर ऑफ प्लेग वायरस को यहाँ पे प्लेग कर दिया गया है और दूसरा था अबायस ओवरलॉर्ड, यानी कि अब उसके पास यहाँ पे अबायस की भी एबिलिटी है। ये तो 2 प्रोफेशन हो गए चन के पास में, बस इतना ही मुझे पता है अभी तक। पता नहीं इसका नाम क्या था, लेकिन शायद से ये गिलबर्ट है जो कि 100वें फ्लोर पर रहता है। ये भी आगे से कहता है कि यहाँ का तो एकदम माहौल ही बदल गया, ऐसा लगता है कि इंसान ने सभी लेवल से पास कर लिए हैं। इसके बाद हम लोग बेफोमेट को देखते हैं और इसे यकीन नहीं हो रहा था कि चन यहाँ पे पूरे अबायस स्टाइल को क्लियर कर लिया और उसे इतनी बेवकूफ ट्रिक के अंदर फंसा के। और ये आगे से कहता है कि मैं इस चीज को नहीं मानता भाई, ये झूठ है, मुझे दोबारा रीमैच चाहिए, मुझे रीमैच कराओ हमारा कोई। इसके बाद हम लोग वर्ड सरपेंट्स को भी देखते हैं। ये आगे से कहते हैं चल पैसा निकाल, साला मैंने शर्त लगाई थी पैसा निकाल मेरा। इसमें नंबर 9 आगे से कहते हैं कि रक्षाबंधन पे राखी बांधी ना था, उसका हिसाब काट लो उसी में। और सबसे ज्यादा खुश तो ये थी, ये आगे से कहती है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ भी हो जाएगा। इसकी खुशी का ठिकाना नहीं, इसकी खुशी छलक रही है प्याले से। इसके बाद हम लोग एग्रोस को देखते हैं और ये
ये है बहुत बड़ी गलतफहमी में। इसे ऐसा लगता है कि सैटर्न ने चन की बॉडी के ऊपर कब्जा कर लिया और साथ ही में यहाँ पे अबाया स्टाइल को कंप्लीट करके अबाया लॉर्ड भी बन चुका है। ये आगे से कहता है कि इसके साथ ही हम लोग यहाँ पे अपनी खोई हुई इज्जत वापस ले लेंगे, हेल की एकदम गहराई तक कोने तक घुस जाएंगे और वहां की थ्रोन को वापस करेंगे, सिंहासन हमारा ही होगा। ये है एग्रेस के शब्द। इसके बाद ये वाली बात यहाँ पे हर किसी को बता दी जाती है, हर एक प्लेयर को, कि चन ने यहाँ पे सबसे पहले अपनी जॉब को चेंज किया है और साथ में यूनिवर्सल ट्रायल अरीना को यहाँ पे एडवांस करके रीजनल रैंकिंग फेज में ला दिया जाता है और इसे अनलॉक कर दिया जाता है। अब इसके बाद हम लोग किसी दूर दराज इलाके में एक बंदे को देखते हैं जो कि एक क्लाउन के साथ फाइट कर रहा था अपनी स्पेशल डंजन के अंदर। अब इसका नाम पता नहीं भाई का है, एंटोनी डुआग्लास टैलेंट ड्राई शिफ्टर नाम है भाई इसका। ये तो टैलेंट है ड्राई शिफ्टर, लेकिन एंटोनी ही है शायद भाई, मुझे नहीं पता। खैरिट वाले जोकर को भी यहाँ पे रोल मिला है तो ये यहाँ पे हमला करने के लिए आई, अपनी पीठ से निकालता है पंचिंग बैग्स और घुमाते हुए धड़ाधड़ मारने लगता है। हम लोग ड्राई शिफ्टर को देखते हैं तो ये भाई था नेवला। ये अपनी बॉडी को मन चाहे तरीके से अदल बदल सकता है, सांप बन सकता है, शेर बन सकता है, चूहा तक बन सकता है, यहाँ तक कि तुम्हारी एक्स भी, वो तो वैसे भी नागिन है। इसके बाद ये अपनी सेफ वेब को बदलता है और एकदम रेंगते हुए एकदम श्यू श्यू करके वो जोकर के पैर पे चढ़ता है और पैर से चढ़ते चढ़ते उसकी गर्दन दबोच लेता है। जिसके बाद ये अपने हाथ को ब्लेड में बदलता है और उसकी गर्दन काट देता है और इसकी गर्दन काटने के साथ ही निकलता है LGBTQ स्क्रोल, बेसिकली RGB लाइट वाला स्क्रोल। वहीं पे एंटोनी आगे से कहता है कि तुम बस देखते जाओ, साला पहला बंदा मैं ही बनूंगा जो कि यहाँ पे अपनी जॉब को चेंज करेगा। बेसिकली इसे चेन से आगे जाना था, लेकिन ये जैसे स्क्रोल को फोड़ता है तो इससे पहले इसके पास नोटिफिकेशन आ जाता है कि चेन वो पहला बंदा है जिसने यहाँ पे अपने जॉब क्लास को चेंज किया है और साथ ही में रीजनल लीडर बोर्ड को भी अनलॉक कर दिया है। इस पे एंटोनी आगे से चिल्लाते हुए कहता है फिर रह गया मैं इससे पीछे। वहीं पे इसकी जब जॉब चेंज होती है तो इसकी जॉब कुछ ज्यादा ही गंदी आ गई है। इसकी जॉब चेंज हो गई थी ट्रिकस्टर क्लाउन के अंदर, यानी कि इसने जो जोकर को मारा अब ये इसी तरीके के बन जाएगा। क्या बुरे दिन आ गए हैं बेचारों की। बाय द वे ये इस ग्रेड का टैलेंट था, पता नहीं मेरा फर्ज है यार। इसके बाद हमें चन का चैट ग्रुप दिखाया जाता है और फक ऑफ दिस, मैं नहीं ये पढ़ने वाला, आंखें दर्द होने लगती हैं मेरी। इसके बाद हम लोग चन को देखते हैं और उसके पास नोटिफिकेशन आता है कि उसका फंक्शन यहाँ पे अब ड्रैगन किंगडम की तरह असाइन कर दिया गया है और उसके पास 10 मिनट है कि वो अपने फंक्शन को अपने हिसाब से यहाँ पे चेंज कर सकता है। जब एक बार फंक्शन यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा तो फिर आगे आने वाले चेंज भारी कीमत पे होंगे, यानी कि ज्यादा पैसा देना पड़ेगा किसी भी चीज को चेंज करने के लिए। और चन आगे से कुछ भी चेंज नहीं करता, जैसा था वैसे ही कंफर्म कर देता है कि तुम करो यार, मेरा खून न चाटो बस। इसके बाद हमें यहाँ पे लीडर बोर्ड के बारे में बताया जाता है कि सिर्फ जिनका लेवल यहाँ पे 10 है और जिन लोगों ने यहाँ पे अपने जॉब चेंज की है, सिर्फ वही लोग यहाँ पे लीडर बोर्ड के अंदर आ सकते हैं। और जो भी लोग टॉप 10 लीडर बोर्ड के अंदर रहेंगे उन्हें यहाँ पे प्लस 1 रेपुटेशन पॉइंट मिलेगा उनके फंक्शन के अंदर। तुम्हें पता है ना रेपुटेशन पॉइंट क्या होता है अगर भूले नहीं हो तो। और जो भी लीडर बोर्ड पे नंबर 1 पे रहेगा उसका यहाँ पे ड्रॉप रेट एडिशनली 20% से बढ़ा दिया जाएगा, यानी कि 20% ज्यादा चांस है कि बढ़िया माल मिलेगा। मेरा भाई कुछ नहीं हो सकता, 2000 भी होगा तो भी मुझे भाई 2 कौड़ी की चीजें मिलेगी, ये मेरा रूल है भाई। इसलिए मैं जुआ हुआ नहीं खेलता क्योंकि मुझे पता है कि मेरे ही लगेंगे। पेचन को ये सब कुछ मिलकर एकदम मजा आ गया था, कहता यही है भाई सबसे नंबर 1 पे रहने का फायदा कि ड्रॉप रेट यहाँ पे इंक्रीज हो जाएंगे तो फिर और भी ज्यादा बोनस होगा और साथ ही में और भी ज्यादा बेनिफिट होगा। कहता कि लीडर बोर्ड के जो और ज्यादा बेनिफिट होते हैं वो अभी तक पूरी तरीके से दिखाई नहीं गए और साथ ही में लीडर बोर्ड का जो फायदा है वो समय के साथ साथ बढ़ता रहता है। इसके बाद चन यहाँ पे अपनी क्लास पैनल को बाहर निकालता है जहाँ पे एबिलिटीज और स्किल्स दिखाई जाती है। वही पे चन की क्लास चेंज हो के कैलेमिटी ऑफ लिविंग बीइंग्स हो चुकी थी, जो कि चन के फर्स्ट जॉब चेंज की वजह से हुआ था। चन को बताया जाता है कि जब भी वो लेवल अप होगा उसकी एजिलिटी और स्पीड और स्ट्रेंथ यहाँ पे 10 पॉइंट से बढ़ जाएगी, कंजप्शन एंड स्पीड यहाँ पे 15 पॉइंट से इंक्रीज हो जाएगी और साथ ही में उसे जो फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिलेंगे वो 20 पॉइंट से बढ़ जाएंगे। इसके बाद हमें दूसरी क्लास दिखाई जाती है जो कि प्ले कंट्रोल था। चन यहाँ पे हर तरीके के प्ले क्रीचर्स और प्ले पोजन्स चीजों को कंट्रोल कर सकता है और उनके एट्रीब्यूट्स देख सकता है। बाकी प्ले के बारे में तुम्हें पता ही है, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हमें प्ले क्लास के स्किल के बारे में दिखाया जाता है जो कि सन ऑफ प्लेग थी और ये सूरज वाला प्लेग है, बच्चे वाला नहीं। हमें इस स्किल के बारे में बताया जाता है तो जहां तक सूरज की रोशनी जाए तक वहां तक चन का प्लेग वायरस यानी कि ब्लैक डेथ फैलता जाएगा और साथ ही में चन को इससे यहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जी भी मिलती जाएगी जो चन के फायदे के लिए ही रहेगी, यानी कि ये वायरस कभी फैलना रुकेंगे ही नहीं, बढ़ते ही रहेंगे। और जो भी टारगेट यहाँ पे वायरस से इन्फेक्ट होंगे, प्लेग से इन्फेक्ट होंगे, उनके अंदर इन्फेक्शन तुरंत दिखने लगेगा, ब्लैक डेथ का काले काले धब्बे आ जाएंगे, बॉडी कमजोर होने लगेगी। इस बात के कम चांस है कि टारगेट मर जाएगा, लेकिन मर भी सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। साथ ही में यहाँ पे इन्फेक्शन के ऊपर जो काले काले धब्बे रहेंगे वो यहाँ पे डैमेज को बढ़ा दे जाएंगे। विपेचन आगे से कहता है कि एट्रीब्यूट बोनस तो बढ़िया है, लेकिन 2 ही स्किल क्यों है भाई यहाँ पे। विपेचन आगे से कहता है डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं बताने वाला, सब कुछ खुद ही ढूंढना पड़ेगा। इसके बाद चन आगे से सन ऑफ प्लेग का इस्तेमाल करता है तो फिर जहां तक सूरज की रोशनी जा रही थी वहां तक प्लेग फैलता जाता है। बेचारे डीमन चपेट में आ जाते हैं। वो आगे से कहते हैं ये क्या चीज है वे, अभी तक तो यहाँ पे एकदम हंस खेल रहे थे, ये अचानक से खांसी काहे आने लगी। लेकिन चन बहुत जल्द ही यहाँ पे उस एबिलिटी को हटा देता है। ये कहते हैं बच्चों को दिक्कत ना दो, ये
मेरे ही तो बच्चे हैं, अब यहाँ का लॉर्ड हूँ। तो इसके बाद यहाँ पे दोबारा लीडो आता है जो कि चन से कहता है कि 3 सेकंड के अंदर तुमने यहाँ के जितने भी डेमंस है उन्हें नानी याद दिला दी, काफी पावरफुल एबिलिटी है। चन आगे से कहता है तारीफ कर रहे हैं आप, जिसपे लीडो आगे से अपने हाथ को दिखाते हुए कहता है कि ये देखो मैं तारीफ नहीं कर रहा फालतू में। लीडो में यहाँ तक कि इन्फेक्ट हो चुका था। इस पे लीडो चन से कहता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था, तुम्हारी एबिलिटी स्ट्रॉन्ग है लेकिन यहाँ पे अभी भी कुछ फ्लॉज हैं। वो चन को बताता है कि उसकी स्पिरिट पावर इतनी ज्यादा हाई नहीं है कि वो यहाँ पे सन रेंज को पूरी तरीके से कंट्रोल कर सके, यानी कि जहां तक सूरज जाता है उतने एरिया तो अपने प्लेग तक कंट्रोल कर सके, क्योंकि प्लेग को फैलाने के लिए उसे स्पिरिट पॉइंट लगेंगे जो कि चन के इतने हाई नहीं है। इसलिए चन को ये स्किल एकदम सोच समझ के इस्तेमाल करनी पड़ेगी। इस पे चन आगे से कहता है इसकी बात सही है, मैं साला 100 मीटर के आगे देख ही नहीं सकता कि वहां पे है क्या, कहीं गलती से मैं अपने ही दोस्तों को घायल ना कर दूं। इसके बाद चन यहाँ पे अबायस ओवरलॉर्ड वाले इफेक्ट को देखता है, क्योंकि दोनों प्रोफेशन एक साथ काम जो कर रहे हैं। इसके बाद चन यहाँ पे अबायस ओवरलॉर्ड वाले प्रोफेशन को चेक करता है तो फिर उसे पता चलता है कि उसे कोई भी एट्रीब्यूट पॉइंट नहीं मिले हैं, क्योंकि उसने अभी तक अपनी जॉब ट्रांसफर नहीं की है। चन को एबिलिटीज यहाँ पे इस हिसाब से मिलेंगे कि वो कितने लेयर्स को कंट्रोल कर सकता है। चन भी ये चीज देख के हैरान हो जाता है कि साला मैं इतने बड़ा पापड़ बेले और खाने को कुछ भी नहीं मिला, बाबा जो कठुल्लू। इसके बाद वो दोबारा यहाँ पे चेक करता है, ये कहते हुए कि कुछ तो माल होगा यार, कुछ तो पावर या स्किल तो मिली ही होगी। इसके बाद जब चन थोड़ी बहुत मेहनत करता है तो फिर उसे पता चलता है कि उसके पास इन्फिनाइट अबायस है जो कि उसकी जॉब पावर्स हैं। अभी समझ में आएगा, थोड़ा बहुत दिमाग खाना पड़ेगा तुम्हें। नोटिफिकेशन उसे बताता है कि जब भी वो लेवल अप करेगा तो फिर उसके जितने भी एट्रीब्यूट होंगे वो 2% से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि 2% से बढ़ जाएंगे। इसके बाद उससे यहाँ पे एंडलेस अबायस के बारे में बताया जाता है, जो भी एक तरीके से पावर है कि उसकी लेवल की कैपेसिटी यहाँ पे उसके जॉब के बराबर होगी, यानी कि उसकी लेयर्स यहाँ पे कितनी एग्जिस्ट करती हैं, यानी कि 600 लेयर्स हैं तो फिर उसका लेवल 600 तक जा सकता है। इसके बाद अबायस रूल के बारे में बताया जाता है कि वो जो भी अबायस लेयर यहाँ पे कॉन्कर करेगा उसे यहाँ पे उस लेयर की डोमेन की सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी मिलेगी, यानी कि पावर, और उसी टाइम पे उसके जो एट्रीब्यूट्स होंगे वो यहाँ पे उस लेयर के नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि लेयर 5 है तो फिर उसके एट्रीब्यूट्स नंबर 5 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 5 है तो 25, इस तरीके से। और अब जाके सन को समझ में आ जाता है कि प्रॉमिसिंग फ्यूचर क्या होता है। उसका लेवल यहाँ पे हर किसी से सबसे ज्यादा हाई होगा, उसके जो एट्रीब्यूट्स होंगे वो बहुत ज्यादा हाई होंगे और लगातार बढ़ते ही जाएंगे। और साथ ही में यहाँ पे कई सारी डोमेन्स है और साथ ही में कई सारी छोटी मोटी चीजें भी, यानी कि लेयर्स। और सन अपने मन के अंदर सोचता है कि जब वो यहाँ पे 600 लेयर्स को कॉन्कर कर लेगा तो फिर उसके सभी एट्रीब्यूट्स यहाँ पे 1,80,000 से भी ऊपर जा सकते हैं। जिसके बाद चन के पास यहाँ पे कैरियर स्किल्स के नोटिफिकेशन आता है जिसके ऊपर लिखा हुआ था आई एम दी अबायस। ये स्किल्स हैं। आई एम दी अबायस स्किल की वजह से वो कहीं भी जा सकता है अबायस के अंदर, और अगर वो अबायस के किसी क्रिएचर को हार्म नहीं करता है तो वो दूसरा क्रिएचर भी उसके ऊपर बेवजह अटैक नहीं कर सकता है, भले वो गुस्से में कितना ही हो। जिसके बाद था नो कंट्रोल, जिसकी मदद से चन अबायस के अंदर कहीं से भी कहीं भी घुस सकता है बिना किसी दिक्कत के और कहीं से कहीं भी जा सकता है। इसके बाद थी अबाइजल एसिमिलेशन, जिसके अंदर चन अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर अबाइजल की पावर डालेगा तो फिर वो चीज अबाइजल के हिसाब से चेंज होने लगेगी, लेकिन ये पावर यहाँ पे चन के लेवल के ऊपर डिपेंड करेगी। इसके बाद ही पैसिव स्किल जिसका नाम था अबाइजल ब्लड, जिसकी मदद से चन अबाइजल के अंदर जितने भी प्रकार के क्रिएचर है उन सभी की ब्लड लाइन ओन कर सकता है और उनकी ब्लड लाइन के जो भी इफेक्ट है उन्हें इस्तेमाल कर सकता है। इसके बाद था अनडाइंग अबायस, अगर चन गलती से मर जाता है तो वो दोबारा अबायस के अंदर रिजरेक्ट हो जाएगा बिना किसी लॉस के, यानी कि उसका कुछ भी नुकसान नहीं जाएगा। ये स्किल तब तक ही काम करेगी जब तक अबाइजल को कुछ भी नहीं होता है। अगर अबायस को कुछ ज्यादा ही पावरफुल अटैक होता है और अबायस डिस्ट्रॉय हो जाती है तो चन भी मारा जाएगा, लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता है तो चन इमॉर्टल है। चन अपने मन के अंदर सोचता है कि ये सभी स्किल्स काफी ज्यादा ओपी हैं और सही बात अनडाइंग अबायजल की, तो ये आवर क्लास के स्किल को यहाँ पे रिवील करता है। बस उसको अबायजल एसिमिलेशन के बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसके बाद हम लोग लीडो को देखते हैं जो कि अपने चेहरे से मास्क हटाता है और चन को वाइन देते हुए कहता है कि हमारे पार्टनरशिप के नाम एक एग्जाम हो जाए। क्योंकि ये वाइन काफी ज्यादा पावरफुल थी, एस ग्रेड की एलेक्सियर थी ये, जो एट्रीब्यूट्स और बाकी सभी चीजें एकदम खास तरीके से बढ़ा देगी। चन आगे से कहता है बढ़िया एकदम मजेदार आइटम है। इसके बाद लीडो अपने पास एक और चीज चन को देते हुए कहता है कि ये चीज भी तुम्हारे पास होनी चाहिए। चन के हाथों में यहाँ पे गोब्लिन पॉकेट शॉप आ जाता है, बेसिकली ऑनलाइन ब्लिंकिट। चन इसकी मदद से कहीं पे भी लीडो की गोब्लिन मर्चेंट गिल्ड का इस्तेमाल कर सकता है और उसे डिस्काउंट में मिलेगा, और ऐसी चीजें यहाँ पे सिर्फ लीडो ही दे सकता है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे की गिलास में गिलास टकराते हैं और दारू पी के टर्न हो जाते हैं। इसके बाद हम लोग चन को अबाइजल लेयर 19 पे देखते हैं और चन ने अभी तक यहाँ पे 1 से लेके 9 तक लेयर्स को कॉन्कर कर लिया था, अभी भी यहाँ पे कई सारी बची हुई थी। इसके बाद वो यहाँ पे 19वीं लेयर को कॉन्कर करना चाहता था, लेकिन सिस्टम उसे बता देता है कि उसे सबसे पहले 18वीं लेयर को कॉन्कर करना पड़ेगा, तब जाके वो यहाँ पे 19वीं लेयर को कॉन्कर कर सकता है। इसे चन को समझ में आ जाता है कि वो यहाँ पे लेयर्स को स्किप नहीं कर सकता है। इसके बाद चन सोचता है कि अब यहाँ पे अबाइजल एसिमिलेशन का इस्तेमाल करते हैं, जिसके बाद वो अपने पास एक ब्लड लाइन पोशन मास्क बाहर निकालता है, और जब चन इसके ऊपर यहाँ पे अबाइजल एसिमिलेशन इस्तेमाल करता है तो फिर इसके एट्रीब्यूट्स और
लेवल और इसका ग्रेड बढ़ जाता है। बेसिकली अबाइजल एसिमिलेशन एक मॉडिफिकेशन टूल की तरीके था जो कि चीजों को मॉडिफाई कर देता है। और चन अपने मन के अंदर सोच रहा था अगर मैं इसका इस्तेमाल इंसानों के ऊपर करूंगा तो वो कितना बदल जाएंगे। इसके बाद चन को यहाँ पे लॉन्गिनस के स्पीयर के बारे में याद आता है और वो उसको बाहर निकाल के उसके ऊपर भी यहाँ पे अबाइजल एसिमिलेशन का इस्तेमाल करता है, लेकिन स्पीयर आगे से उस एसिमिलेशन के इफेक्ट को रजिस्टर कर रहा था। इससे चन को समझ में आ जाता है कि लॉन्गिनस के स्पीयर का ग्रेड काफी ज्यादा हाई है, इसीलिए वो यहाँ पे इसे रजिस्टर कर रहा है। इस पे चन को समझ में आ जाता है अगर उसकी स्ट्रेंथ काफी नहीं है तो फिर वो दूसरा तरीका इस्तेमाल कर सकता है। वहीं पे लेयर में से एक आग निकल रही थी जो कि अबाइजल एसिमिलेशन को ही रिलीज कर रही थी, इसीलिए चन उस स्पीयर को उसी में ही डाल देता है कि जाओ, और वो स्पीयर से कहता है कि इसे सप्रेस करके दिखाओ, लेकिन स्पीयर उसे सप्रेस नहीं कर पाता है और आगे से मॉडिफाई हो जाता है। इसकी रैंक ई से एफ हो जाती है और इसके सभी एट्रीब्यूट्स यहाँ पे बढ़ जाते हैं और चन अब इसका इस्तेमाल भी कर पा रहा था। अब उसका हाथ नहीं जल रहा था। इसके बाद हम लोग एग्रेस को देखते हैं और चन यहाँ पे 5वीं लेयर पे आ चुका था। वहीं पे एग्रेस को कोई अंदाजा नहीं है कि चन ने यहाँ पे उसके मास्टर को ही अपना पालतू बना लिया है, इसीलिए वो चन को यहाँ पे सैटर्न नहीं समझ रहा था, क्योंकि इनका प्लान चन की बॉडी के ऊपर कब्जा ही करना जो था। चन को भी समझ में आ जाता है कि ये साला मुझे सैटर्न नहीं समझ रहा है, तो वो उसे कहता है कि कुछ है भाई सेलिब्रेट करने के लिए, अपनी वफादारी दिखाओ। जिसपे एग्रेस अपने पास से शायद अपनी पोजीशन बाहर निकालता है जो कि 72 डिमेंस में से सेकंड पोजीशन थी, यानी कि दूसरी पोजीशन पे। अब ये यहाँ पे चन के लिए काफी सारी चीजें खोल देती है, यहाँ तक कि उसकी जो रिंग थी जो सैटर्न ने उसे दी थी वो भी अपग्रेड होकर ए लेवल पे चली आती है। चन को समझ में आ जाता है कि ये चीज काफी ज्यादा कमाल की है, लेकिन चन को और ज्यादा माल चाहिए था और वो एग्रेस से कहता है कि उसकी बॉडी काफी ज्यादा कमजोर है, क्या उसके पास कुछ ऐसा है जिससे उसकी स्ट्रेंथ यहाँ पे बूस्ट हो सके। इस पे एग्रेस अपने पास से यहाँ पे ग्रेट हेल डीमन लॉर्ड का ब्लड एसेंस बाहर निकालता है जो कि एसएस लेवल का था, और वो चन को देते हुए कहता है कि ये चीज सिर्फ आप ही इस्तेमाल कर सकते हैं। वह चन उस एसेंस को ले लेता है, लेकिन वो आगे से कहता है कि अगर ये ट्रिपल एस रैंक का होता तो बढ़िया होता, जिससे एग्रेस को पता चल जाता है कि चन सैटर्न नहीं है। और वो उसे पूछता है कि मेरा मास्टर कहाँ पे है, ये पोशन सैटर्न ने ही मुझे दिया था, उसने मुझे अबायस छोड़ने से पहले ये दिया था, तुम्हें इस पोशन के बारे में नहीं पता है तो फिर मेरा मास्टर कहाँ पे है। इस पे चन उसे कहता है कि अब से मैं ही तुम्हारा मास्टर हूँ, और एक सोल फ्रेगमेंट को लेकर इतना ज्यादा रोना धोना क्यों भाई, तुम तो साला किसी के भी सगे नहीं हो, उसकी ज्यादा चिंता क्यों है। इस पे एग्रेस चन के पास ही खड़ा हो जाता है और उससे कहता है मास्टर कहाँ पे है, चुपचाप बता दो कि इससे पहले मैं तुम्हारी धज्जियां उड़ा दूं। इस पे चन एग्रेस से कहता है दादा तुम भूल रहे हो कि मेरा प्रोफेशन इतनी समय क्या है, तुम चाह के भी मुझे हर्ट नहीं कर सकते हो, मैं अबाइजल डोमिनेटर हूँ, खुद मैं अबाइजल हूँ, अगर मैं किसी क्रिएचर को अबाइजल के अंदर हार्म नहीं करता हूँ तो वो भी मुझे नहीं कर सकता है। एग्रेस कहता है कि ये तो चीटिंग है यार, लेकिन इसके बावजूद वो चन से कहता है कि वो उसके सामने घुटने नहीं टेकेगा। इस पे चन सैटर्न से कहता है कि यार तुम्हारे तौर तरीके एकदम कमाल के हैं यार, साला तुमने इसे ऐसा क्या पिला दिया कि ये तुमसे इतना ज्यादा वफादार हो गया है। इस पे सैटर्न चन से कहता है मुझे पता चला कि तुम एग्रेस से बात कर रहे हो, अब इस वफादारी के लिए कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल नहीं चाहिए, बस उसका लेवल ही इतना है कि वो यहाँ पे वफादारी रह सकता है। उसकी वफादारी तब चली जाएगी जब वो इस लेवल से ऊपर चला जाएगा, तब तक वो मेरा वफादार ही है। वही जब चन ने सैटर्न से बात की थी तब एग्रेस को पता चल चुका था कि सैटर्न आसी पास है, और वो चन से पूछता है कि वो जिंदा है ना। इस पे चन उससे कहता है हाँ वो जिंदा है, और शायद से तुम्हारे पास मौका रहा है कि तुम मुझे अपने मास्टर की तरह सर्व कर सको फ्यूचर में, अभी के लिए यहीं पे रुको, मुझे कुछ काम है। इसके बाद चन मैक्युंथेट के पास जाता है तो वो उससे कहते हैं मुझे पता था कि तुम वापस जरूर आओगे। इस पे चन उसे कहता है कि वो किसी ऐसे को ढूंढ रहा है जो कि अबायस को काफी अच्छे से जानता हो, शायद मैक्युंथेट उसकी मदद कर सकती है कुछ सवालों के जवाबों में। इसमें मैक्युंथेट चन से कहती है कि उसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो बोरिंग कन्वर्सेशन की फैन नहीं है, इसीलिए उसे कुछ मजेदार चाहिए। इसके बाद वो चन की तरफ एक विप फेंकती है ये कहते हुए कि इसका इस्तेमाल करो ताकि मैं अच्छे से बोल सकूं। चन आगे से चाबुक को पकड़ लेता है ये कहते हुए अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे अपनी स्किल्स दिखाने का मौका दिया जाए। इसके बाद हम मैक्युंथेट को देखते हैं और इसकी बॉडी के ऊपर चाबुक के निशान थे, सी लाइक्स बीडीएसएम। खैर वहाँ पे इन लोगों ने मजे के साथ साथ कन्वर्सेशन भी कर ली थी और चन को जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए थे मैक्युंथेट ने उसे बता दिया था, और वो मैक्युंथेट से कहता है कि बिना इस चाबुक की साला मैं तुम्हें छू तक ना पाता। इस पे मैक्युंथेट चन से कहती है कि ये तो बस छोटा मोटा अवतार है, बेसिकली प्रोजेक्शन, उसकी रियल बॉडी यहाँ पे और भी ज्यादा कुछ सहना चाहती है। इस पे चन उसे कहता है कि ये बात किसी को नहीं पता है कि इसमें कितना ज्यादा टाइम लगेगा। इस पे मैक्युंथेट चन से कहती है उसे पता है कि उसे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि उन दोनों की केमिस्ट्री कुछ ज्यादा ही कमाल की है, और वो चन से कहती है कि ज्यादा मुझे इंतजार ना कराना, नहीं तुम्हारे बहुत ही ज्यादा लगेंगे लॉर्ड ऑफ द अबायस। इसके बाद अगला सीन भूतिया बहनों का मेंशन का होता है जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि भूतवा मास्टर आ जाता है, ये तांत्रिक है इस समय। ये इन दोनों से कहता है मेरे सर्वेंट बन जाओ, हमका ज्वाइन कर लो। मतलब इसका
जिसका नाम वी हाउ है। हालांकि यान के उसे कहती है कि भाग जाओ इससे पहले कि हम तुमको ज्वाइन करा दें, जिसपे वी हाउ इन लोगों के ऊपर हमला करते हुए कहता है ऐसा लगता है कि किसी को यहाँ पे थोड़े बहुत थप्पड़ों की जरूरत है, तब वो जाके यहाँ पे कहना मानेंगे। अब इसके टैलेंट के बारे में बताया जाता है तो ये घोस्ट किंग एडिक्ट था, एस लेवल का टैलेंट है, जो कि क्रीचर्स को मार के और उनकी मेंटल पावर को ट्रांसफॉर्म करके उन्हें भूत में बदल देता है और उन्हें ऑर्डर दे के अपने काम करवा सकता है। और इसके ऊपर यहाँ पे स्पिरिट्स पर काफी अच्छा कंट्रोल है, जैसे कि यानजुए और यान की है। ये दोनों एक साथ यहाँ पे डुअल स्पिरिट ऑफ गुड एंड इविल कंबाइन सोनिक अटैक करते हैं, लेकिन वी हाउ के ऊपर इसका कोई भी असर नहीं होता है, जिसके बाद ये दोनों यहाँ से रिट्रीट कर जाते हैं एकदम सुट्ट से भाग के। यहाँ तक कि वी हाउ भी हैरान हो जाता है कि ये साला दीवार कैसे चीर के निकल गए। इसके बाद ये दूसरे कमरे में जाते हुए कहता है कि मेरा कहना मान जाओ, हमका ज्वाइन कर लो तो फिर मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। हालांकि जब ये दूसरे कमरे में पहुंचता है तो फिर इसकी मुलाकात चन से हो जाती है और चन उन दोनों से कहता है कि ये कह रहा है कि ये तुम लोगों को पनिशमेंट देगा, बता सकते हो कि इसने तुम्हें कैसे पनिशमेंट दी? चलो अब मुझे बताओ कि इसे कैसे मरना चाहिए, हाथ पैर चीर दूं या फिर इसे गुलाब का गुलदस्ता बना दूं? जिस पे यान की आगे से कहती है कि अपने क्लॉ का इस्तेमाल करो, इसके 2 टुकड़े कर दो, और यानजुए आगे से कहती है इसे गायब कर दो यहाँ से। विया उन लोगों से कहता है कि ये ना सोचना तुमने मास्टर ढूंढ लिया है तो फिर तुम लोग सेव हो, मैं तुम तीनों को ही भूत में बदल दूंगा और तुम्हें अच्छे से टॉर्चर करूंगा। वे पेचन जब विया को अच्छे से देखता है तो फिर उसे पता चल जाता है कि वो इसे पिछली लाइफ में मिला था, जो कि घोस्ट किंग है, जो कि 8 सिटी का सिटी लॉर्ड्स में से एक है। वे विया आगे से बौखला जाता है, ये कहते हुए चलो देखता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ कैसे खेलूं। उससे पहले चेनेस के ऊपर घुसा मारता है, ये कहते हुए कि हम तुम्हारे साथ खेलेंगे, घर का खेलोगे या फिर लुकन छुपाई खेलोगे, पहले तो उन्हीं में ही जाओगे। वह विया को भी समझ में आ जाता है कि चन यहाँ पे व्हाइट एम्परर है। वह चन हम लोगों को बताता है कि विया एक तरीके का साइको ही है, एकदम कमीना, सेल्फिश और साला कमजोरों को बुली करता है। ये इंसानों को सबसे पहले टॉर्चर करता है और उन्हें मार देता है, जिसके बाद उन्हें घोस्ट बना के दोबारा उन्हें टॉर्चर करता है। और वो विया को मारते हुए कहता है कि इसे मार देना, भूतों के ऊपर ही दया होगी, साला ये उन्हें तो परेशान नहीं करेगा, वो चैन से जिएंगे तो अपना। इसके बाद चन विया को यहाँ पे मार देता है और वो उन दोनों को यहाँ पे गॉब्लिन शॉप में लेके जाता है, ये कहते हुए कि तुम लोग लेवल 7 पे आ चुके हो, यहाँ पे शायद से तुम कुछ ट्रांसफर स्क्रॉल को ले लो जो तुम्हारे लिए सुटेबल रहेगा, इसके लिए जॉब चेंज। लिडो बाहर निकलता है और वो चन से कहता है कि हमें तो लघु में ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ, ये मत कहना कि फालतू में बुलाया है। चन आगे से कहता है बधाई हो, मैंने यहाँ पे 1 से 9 फ्लोर को क्लियर कर लिया है, अब तुम वहाँ पे अपनी गॉब्लिन मर्चेंट गिल्ड को लगा सकते हो किसी भी टाइम पे। और उसके अलावा मुझे थोड़ी सी मदद चाहिए, मैं इनकी मदद करना चाहता हूँ कोई सुटेबल ट्रांसफर स्क्रॉल के लिए, क्या तुम्हारे पास कोई एडवाइस है? लिडो जब उन दोनों जुड़वा बहनों को दिखता है तो वो आगे से कहता है तो सिबलिंग ट्विंस है ना, ये सच में एग्जिस्ट करते हैं, बेसिकली इनका भी कुछ बड़ा रोल होगा। और वो चन को बताता है कि इनके लिए उसके पास एकदम सुटेबल प्रोफेशनल स्क्रॉल है और वो चन को स्क्रॉल फ्री में ही दे देता है, ये कहते हुए कि ये दोनों मेरे इन्वेस्टमेंट के लिए एकदम जरूरी है, तो फिर मैंने ऐसे ही दे रहा हूँ। हमें इस स्क्रॉल के बारे में बताया जाता है जो कि बाउंड स्पिरिट ट्रांसफर स्क्रॉल है। इसके नीचे लिखा हुआ था कि एंडेड के पास भी यहाँ पे रहने के लिए जगह है और एंडेड इस प्रोफेशन के साथ में यहाँ पे कहता उस बाउंड लोकेशन यानी कि जहाँ पे ये लोग बाउंड होंगे उसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, नहीं तो वो बाउंड लोकेशन इन्हें इन्फ्लुएंस कर सकती है। लिडोजन को बताता है कि ये ट्रांसफर स्क्रॉल काफी ज्यादा कमाल का है, यहाँ पे स्पिरिट्स को ये सिटी के साथ बाउंड कर सकती है, अर्थ के साथ, यहाँ तक कि गॉड्स के भी साथ में, और इसके साथ में ये लोग यहाँ पे अर्थ की डिवाइनिटी और प्रोजेक्शन को भी हासिल कर सकते हैं। और वो उन दोनों स्पिरिट से कहता है कि इसका प्रोफेशन यहाँ पे 2 पाथ्स के अंदर चलेगा जिसको डेवलप करना पड़ेगा और ये इन दोनों के ऊपर ये लोग कौन सा रास्ता चूज करते हैं। शायद से ये दोनों यहाँ पे डुअल यूजर प्रोफेशन भी बना सकते हैं चन के अलावा, जैसे कि चन के पास डुअल प्रोफेशन है। चन लिडो को शुक्रिया कहता है तो लिडो उससे कहता है कि मुझे बिजी है, मैं जा रहा हूँ, और दोस्ती के बीच में शुक्रिया और थैंक यू नहीं चलता है, बस बिजनेस कर लेना मेरे साथ। इसके बाद यान जो है चन के पास जाती है और उसे बताती है कि यान की और वो यहाँ पे कुछ टाइम के लिए फिजिकल फॉर्म ले सकते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि वो लोग यहाँ पे चन के लिए कुछ कर सकते हैं। समझ रहे हो ना तुम, ये लोग क्या कर सकते हैं? वही पे चन यान के से पूछता है तुम्हारे बारे में क्या है। इस पे यान के उसे कहती है कि उसे लगता है कि तुम ट्रस्टवर्दी हो, लेकिन मुझे नहीं लगता है और मैं ये सब कुछ नहीं करना चाहती। चन उसे कहता है कि ठीक है भाई, नहीं फोर्स करूंगा मैं, लेकिन तुम दोनों के पास यहाँ पे एक सर्टेन डिग्री ऑफ शेयर्ड फीलिंग है, यानी कि तुम दोनों 50-50 पे चीजें फील करती हो, यानी कि अगर यान जो चन को पसंद करती है तो यान की कहीं ना कहीं उसे पसंद करती ही है। और वो यान की से कहता है मैं सच में जाऊं ना, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? इस पर यान की उससे कहती है कि तुम एकदम बुरे आदमी हो, तुम्हें नोच लूंगी। इसके बाद वो उसे नोच भी लेती है, बस काट नहीं पाती, फिजिकल फॉर्म जो नहीं है ना, स्टूपिड गाइस। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि चन चाय पीता है और यानजुए ने उसके लिए चाय बनाई थी। चन आगे से कहता है चाय तो बढ़िया है भाई, इलायची हो एकदम कस के मारी है। यानजुए चन से कहती है कि तुमने मना कर दिया भाई, हमारा ऑफर लेने से, हम तुम्हें फ्री में दे रहे थे, ये सब कुछ यानके की वजह से है। इस पे चन आगे से कहता है मैंने बोला था कि मैं तुम्हें फोर्स करूंगा, लेकिन ये मेन पॉइंट नहीं है। यानजुए आगे से पूछती है क्या मेन पॉइंट है भाई? चन आगे से कहता है कि मेरे साथ सिर्फ वही लोग रहते हैं या तो वो जीनियस हो
या फिर मेरे उनका साथ कोई खास रिश्ता हो, या फिर एब्सोल्यूट लॉयल्टी, एकदम वफादार कुत्ते के तरीके, इसीलिए मैं यहाँ पे कुछ कर सकता हूँ और मैं तुम्हारी सिचुएशन का यहाँ पे फायदा नहीं उठाना चाहता कि तुम अपनी बॉडी का इस्तेमाल करो रीपेमेंट के लिए, जो कि एक नंबर की घटिया चीज है। इस पे यानजुबे माफी मांगते हैं क्योंकि उसे ऐसा लगा था कि वो बॉडी के जरिए रीपे कर सकती है। वह बेचैन यानजुबे से कहता है अगर मैं लॉजिकली कहूँ तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि ये तरीके का रीपेंट शायद से यहाँ पे यानके की फालतू दिमाग की खुराबात है, क्योंकि वो ईवल तरीके से सोचती है। लेकिन यानजुबे आगे से बताती है ऐसा नहीं है, वो लोग यहाँ पे डिजायर करते हैं अच्छी चीजों का और ज्यादा फायदे का, इसमें ऐसा कोई भी ईवल थॉट नहीं है। अगर इसी चीज किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती है और मदद करती है तो फिर ये कोई बुरी चीज नहीं है। जिस पे चन आगे से कहता है काफी अच्छा विचार है और वो उसे कहता है कि तुम यानकी के साथ जाके ट्रेनिंग करो, इसी तरीके से तुम खुद की भी मदद कर सकती हो और फ्यूचर में मेरे लिए और भी ज्यादा फायदा ला सकती हो। इसके बाद हम लोग सॉरी मॉडल को देखते हैं और मैं इसका नाम भूल गया भाई। अब ये कर रहे हैं ग्रुप चैट में बकायती, वो भी एकदम गहरी वाली। अब ये है भाई वेल्ले, लेकिन मैं नहीं हूँ, मेरे पास काम है, तुम इनकी बातों को स्किप करते हैं और सीधा काम पे आते हैं। इनके ग्रुप चैट टॉक खत्म होने के बाद हम लोग चैन को देखते हैं जो कि यहाँ पे ग्रुप के अंदर मैसेज करता है ये कहते हुए कि वो यहाँ पे रेड स्टार मेंटल असाइलम वाले मिशन को यहाँ पे कंप्लीट करना चाहता है, जहाँ पे इन लोगों को जी को समन करना था। इसके लिए यहाँ पे हांसाओ का होना बहुत ज्यादा जरूरी था, उसके बिना ही तो ये मिशन चालू होगा, इसीलिए हांसाओ तुरंत हाँ कह देता है। लेकिन चन यहाँ पे एक और बंदे को ऐड करता है जो कि नया था और चन उसको पास लाइफ से ही जानता है। वो दरअसल एक फेमस इवॉल्वर है जो कि एक पपेटर के नाम पे जाना जाता है, यानी कि कठपुतली और पपेट्स को कंट्रोल कर सकता है। इसीलिए चन उसको भी इनवाइट करता है और उसका नाम डिंग डिंग था और वो तुरंत ही इस चीज को एक्सेप्ट कर लेती है। ये कंधे के ऊपर जो डॉल है यही है डिंग डिंग। इसके बाद लोग रेड स्टार मेंटल असाइलम वाली एंट्रेंस के पास में आ जाते हैं, जहाँ पे कई सारे लोग आए थे क्योंकि इस डंजन को पब्लिकली कर दिया गया था, बस हांसाओ के सीक्रेट वाले मिशन को छोड़ के। भाई कपड़े पहन ले भाई, फटे हुए घूम रहा है। वहीं पे चन हांसाओ को बता देता है कि उसे यहाँ पे सिर्फ इसीलिए आने दिया गया है क्योंकि वो डंजन के लिए जरूरी है, बाकी वो उसे बुलाता नहीं। अब उसी टाइम पे कोई हांसाओ के कंधे के ऊपर हाथ रखता है तो हांसाओ उसे देख के घबरा जाता है क्योंकि ये पपेट थे और तभी उस पपेट के पीछे से डिंग डिंग बाहर निकलती है जो कि हांसाओ को हेलो कहती है। ये कहते हुए कैसे हो भाई। इस पे हांसाओ डिंग डिंग से कहता है कि क्या कर रही हो भाई, तुमने चन को क्यों नहीं डराया, साला कमजोरों को हर कोई दबाता है, हर कोई परेशान करता है। इस पे डिंग डिंग आगे से बताती है अगर वो चन की तरफ अपने पपेट भेजती तो उसके पपेट गायब भी हो जाते हैं, इसलिए उसने यहाँ पे कमजोर को बुली करने के बारे में सोचा जो कि हांसाओ है। हांसाओ उसे कहता है दोबारा ना करो, नहीं मुंह जमीन पे रगड़ दूंगा बिना किसी दिक्कत के। इस पे चन आगे से कहता है कि लड़ो नहीं, चलो चलते हैं। लेकिन उसी टाइम पे यहाँ पे एक लॉन्ग नाम का बंदा आता है जो कि इन लोगों से कहता है अगर तुम चाहो तो फिर तुम मेरी टीम, इनकी नहीं मेरी टीम ज्वाइन कर सकते हो। मैं पेचन को लॉन्ग के बारे में बता था क्योंकि यहाँ पे एक नॉर्मल डंजन है और एक हेल लेवल की डंजन है मैजिक सिटी के अंदर। इसको किलर करने वाले का नाम लॉन्ग था। इस पे लॉन्ग आगे से कहता है सही पकड़े हैं, यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सभी यहाँ पे चैलेंज करने के लिए आते हैं तो वो मेरी टीम को ज्वाइन कर लेते हैं ताकि हम सभी एक साथ मिलकर किसी को बिना मारे डंजन को कंप्लीट कर सके। और मेरे पास यहाँ पे नए स्पॉट्स भी हैं तुम्हारे लिए, लेकिन चन आगे से मना कर देता है, ये कहते हुए कि हम तीनों ही काफी हैं। मैं पेचन को बताता है कि लॉन्ग कोई बुरा बंदा नहीं है, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस कुछ ज्यादा ही हाई है। इस पे लॉन्ग यहाँ पे चन से कहता है नहीं भाई, चैट ग्रुप नंबर 1 हमेशा यहाँ पे 4 की तिगड़ी में चलता है, 3 हो ही नहीं सकते, क्या वो तुम्हें कोई दिक्कत है या फिर तुम लड़ाई करना चाहते हो। इस पे हांसाओ पीछे मुड़ के आगे से कहता है तुम्हें पता भी है कि तुम कैसे बात कर रहे हो। इस पे एक बंदा लॉन्ग को यहाँ पे हांसाओ के बारे में बताता है कि ये उन बंदों में से एक है जो कि यहाँ पे नंबर 1 चैट ग्रुप लोगों के साथ में काम करते हैं और उनके साथ खेलते हैं। इस पे लॉन्ग यहाँ पे हांसाओ से कहता है वो शब्दों के साथ ज्यादा बढ़िया नहीं है, अगर वो लोग टीम को ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं तो वो लोग ऐसे ही जा सकते हैं। इस पे हांसाओ उसे कहता है कि तुम अच्छे बंदे हो। इसके बाद वो उनसे कहता है कि हम लोग डंजन के अंदर जा रहे हो, तुम लोग एकदम फ्रीली घूमो, मौज काटो अपना। इस पे लॉन्ग पीछे मुड़ के आगे से कहता है तुम लोगों ने देखा उसने मुझे क्या बुलाया, ब्रदर लॉन्ग अब से तुम लोग मुझे यही कह के बुलाओगे, नहीं बुलाओगे तो मुंह की खाओगे, भाग जाओ यहाँ से। इसके बाद दोबारा मेंटल असाइलम का ही सीन होता है। नूब्स जो कि इन लोगों की तरफ आगे बढ़ रहे थे, चैनल लोगों से कहता है कि नहीं तुम संभालो, मैं आराम करूंगा। इस पे हांसा और डिंग डिंग आगे से कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, जिसके बाद ये दोनों अपनी फ्लाइंग नाइफ्स और पपेट का इस्तेमाल करते हुए हमला करने के लिए रेडी हो जाते हैं। और चन आगे से कहता है कि हमारे पास एक नया मेहमान भी है। इसके बाद वो यानकी को रिलीज करता है, ये कहते हुए कि जाओ और जाके कत्लेआम का मजा लूटो। इस पे यानकी आगे से बाहर निकलती है, ये कहते हुए कि एकदम परफेक्ट चॉइस है ये, अब मैं यहाँ पे नई स्किल को भी टेस्ट कर सकती हूँ। इस पे चैन हैरान हो जाता है किसने नई स्किल क्यों सीखी और ऊपर से इसकी फ्लेम के अंदर से हेलफायर का ऑरा क्यों निकल रहा है। इससे चन को समझ में आ जाता है स्किल सिखाने वाला सैटर्न ही होगा, क्योंकि इन्वेंट्री ज्यादा देर तक यहाँ पे किसी सोल को सेव करके नहीं रख सकती है, इसलिए सैटर्न बाहर आना चाहता है और उसने यानकी को ये टेक्निक सिखा के ये दिखा दिया कि वो उसकी अच्छी साइड पे है। चन यहाँ पे उसे बाहर निकालता है, ये कहते हुए सवाल ही पूछूंगा, कुछ उल्टा सीधा ना करना इससे पहले कि मैं तुम्हें गोली मार दूं। और वो सैटर्न से पूछता है कि तुमने यानकी को स्किल सिखाई। इस पे सैटर्न आगे से बताता है उसके पास एक्सट्रीमली हाई टैलेंट है
और ऊपर से उसके जो इविल थॉट हैं साला वो इतने ज्यादा प्योर हैं कि हेल के अंदर रहने वाले भी उससे पीछे छूट जाएं। और ये चीज काफी ज्यादा रेयर है, इसलिए सैटर्न ने यहाँ पे उसे एक दो स्किल सिखा दी और वो चेन से माफी भी मांगता है कि बिना बताए उसने यहाँ पे यानकी को स्किल सिखा दी, क्योंकि वो बाहर आके यहाँ पे कम्युनिकेट ही नहीं कर सकता है। चेन उससे कहता है कि ठीक है भाई, मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा, लेकिन तुम हान साओ की ब्लड लाइन को महसूस कर सकते हो ना। इस पे सैटर्न चेन से कहता है अगर तुम उस बंदे की बात कर रहे हो तो फिर उस बच्चे के पास हेलिस ब्लड लाइन है, और ऊपर से उससे ज्यादा मुझे यहाँ पे जी भाई का ऑरा भी महसूस हो रहा है इस डंजन के अंदर। इस पे चेन आगे से कहता है कि इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। इसके बाद यान किचन को बताती है कि उसने यहाँ के सभी लोगों को मार दिया है, अब थोड़ा सा अंदर जाने का समय आ चुका है। वहीं पे हान साओ और डिंग डिंग चेन से पूछते हैं कि ये कौन है भाई, इसकी तो स्पिरिट बॉडी लगती है। इस पे चेन उन्हें बताता है कि ये भी हमारी तरह इवॉल्वर ही है, लेकिन इसके पास स्पेशल फॉर्म है। वहीं पे चेन यान के और डिंग डिंग से कहता है कि 4-5 मॉन्स्टर मेरे लिए छोड़ देना, मैं उनका इस्तेमाल यहाँ पे करूंगा सेक्रीफाइस करने के लिए। 16 सोल्स नहीं लगती हैं। हालांकि नहीं, ये वाली बात अभी समझ में नहीं आती। ये लोग आगे से कहते हैं कि छोड़ना है भाई, मेहमान थोड़ी ना है हमारे। इस पे हान साओ उन लोगों को बताता है कि चेन यहाँ पे उनका इस्तेमाल सेक्रीफाइस के लिए करेगा ताकि वो जुनपी को समन कर सके, जो कि एक डीमन गॉड होगा। इस पे डिंग डिंग आगे से घबरा जाती है, लेकिन चेन आगे से कहता है चिंता ना करो, इस डंजन का हाईएस्ट लेवल 12 ही है, और ऊपर से जुनपी की स्ट्रेंथ यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड होगी। और भले यहाँ पे डंजन का लेवल हेल लेवल तक बढ़ जाए समनिंग के बाद में, लेकिन इसके बावजूद उन्हें चिंता की जरूरत नहीं है, क्योंकि चेन उनके साथ में है। लेकिन डिंग डिंग के और भी ज्यादा पसीने छूटने लगते हैं डीमन गॉड और हेल लेवल की डिफिकल्टी के बारे में सुन के। इस पे हान साओ उसका मजाक उड़ाता है, ये कहते हुए डर गई क्या। वो आगे से कहती है बिल्कुल भी नहीं, उसे चेन के ऊपर यकीन है। जिसके बाद ये लोग यहाँ पे जुनपी को समन करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, और रास्ते के बीच में इनकी मुलाकात साइको डॉक्टर से भी हो जाती है। तो ये उसकी बुद्धि ही मार देते हैं उसकी, हमें दिल के अंदर घुस के दिल चुरा लेते हैं उसका। पपेट दिख रहा है ना तुम्हें सीने के ऊपर। हान साओ आगे से कहता है तो 2 कोड़ी का बन गया यार कि हम ही लोग स्ट्रांग हो गए। वहीं यान के चेन से पूछती है कि वो लोग अब किसे मारने वाले हैं, तो चेन उससे कहता है तुम जाने वाले हो रिंग के अंदर, आराम करो जाके। इस पे यान के का मुंह बन जाता है, लेकिन उसे ये करना ही पड़ता है। जिसके बाद अगला सीन सीक्रेट रूम का होता है, और इन लोगों ने यहाँ पे 16 ज़ॉम्बी लटका दिए थे और उनका खून और ब्लड को सेक्रीफाइस कर रहे थे। तो फिर डिंग डिंग आगे से कहती है कितनी घिनौनी जगह है भाई, हर तरफ खून ही खून पड़ा हुआ है। इसके बाद चेन यहाँ पे जो 16 ज़ॉम्बी थे उन्हें सेक्रीफाइस कर देता है और अपने पास से वो सिंबल बाहर निकालता है, जिसकी मदद से यहाँ पे जी भाई को समन किया जाएगा। चेन जैसे वो सिंबल का इस्तेमाल करता है तो ज़ॉम्बीज की बॉडी से खून और उनकी सोल निकाल ली जाती है, और इनके पास नोटिफिकेशन आता है कि यहाँ पे डंजन को नाइटमेयर लेवल पे सेट कर दिया गया है और इसकी डिफिकल्टी हेल लेवल तक बढ़ा दी जाती है। जिसके बाद यहाँ पे जो पैसा समन होने लगता है, जो कि आगे से कहता है पहली बात यह यार, समन करने के लिए ज़ॉम्बीज कौन सेक्रीफाइस करता है साला, एक तो पहले ये लोथड़े होते हैं, ऊपर से और गंदगी बदबू आ रही है। अब मेरा मूड बहुत ही ज्यादा खराब है, मेरे लिए कुछ अच्छा सा डेजर्ट लेके आओ, यानी कि मीठा, ताकि मैं तुम्हारी जान ना लूं। जी भाई जैसे ही बाहर निकला था तो फिर साओहान काफी ज्यादा घबराने लगा था, क्योंकि उसका प्रेजेंस ही इतना ज्यादा हाई था। जी भाई जैसे यहाँ पे साओहान को देखता है तो उससे कहता है तू, तेरे पास मेरी ब्लड लाइन कैसे है भी, कहता है कि तेरे पास मेरी पावर्स भी हैं। इस पे हान साओ उससे पूछता है मेरी बहना कहाँ पे है, मुझे पहले ये बताओ। इस पे जी पे उसे कहता है क्या तुम सच में मेरे सामने इस तरीके से बात कर सकते हो, तुम मेरी ब्लड लाइन पोजेस करते हो, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता, तुमने भारी मिस्टेक कर दिया है। इस पे हान साओ काफी ज्यादा घबरा जाता है, उसे ऐसा लगता है कि वो यहीं पे ही मरने वाला है, लेकिन उसी टाइम पे चेन आगे ऐसा है और वो हान साओ के कंधे के ऊपर हाथ रख के जीपाई से कहता है किसने कुछ पूछा है भाई, उसका जवाब दो, बहरे हो क्या। जीपाई आगे से कुछ भी नहीं कहता तो चेन उससे कहता है काने भी हो क्या। इस पे जीपाई उसे कहता है काफी बदतमीज हो यार तुम, मैं वादा करता हूँ कि तुमने जो गलती यहाँ पे की है मरने से पहले तुम्हें उसका पछतावा हो सके। तो फिर चेन आगे से डीमन रेस में यहाँ पे जीपाई से कहता है कि तुम लोगों तो यहाँ पे चालाक और बुद्धिमान होना चाहिए था ना, इतना ज्यादा बेवकूफ कैसे हो सकते हो। और वो सैटर्न से कहता है ऐसा लगता है कि तुम्हारे पाले हुए कुत्तों के अंदर जेनेटिक म्यूटेशन हो चुका है। इस पे सैटर्न यहाँ पे चेन से कहता है भाई यार वो पगला चुका है, उसे ये भी नहीं पता है कि वो किसका सामना कर रहा है। वहीं पे सैटर्न बाहर नहीं आया था, इसीलिए यहाँ पे जीपाई को उसका ऑरा महसूस नहीं हुआ था, और वो चेन से कहता है तुम यहाँ पे हमारी भाषा में बात कर सकते हो, और कोई नोटी पोटी अंगूठी बाहर निकालोगे तो फिर मैं तुम्हें डर थोड़ी ना जाऊंगा। लेकिन जब उसकी नजर यहाँ पे रिंग के ऊपर थोड़े अच्छे से पड़ती है तो वो आगे से कहता है ये रिंग, चेन आगे से फ्लक्स करते हुए हाँ ये ऑर्डिनरी रिंग है जो कि तुम्हारी अभी गुद्दी लाल करने वाली है। वहीं जी पे आगे से घबराते हुए कहता है ये ऑर्डिनरी रिंग नहीं हो सकती, और उसी टाइम पे चेन उसके मुंह के ऊपर लात दे मारता है तो वो धड़ाम से नीचे जाके गिरता है। और चेन उससे कहता है अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम हम सभी लोगों को मार दोगे, लेकिन तुम कुछ कर क्यों नहीं रहे, मारो ना हमें। वहीं ये लोग फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं, ये कहते हैं लड़ाई शुरू होने वाली है, लेकिन हम लोग जीपाई को देखते हैं जो कि घुटनों पे बैठ जाता है और वो चेन से माफी मांगता है, ये कहते हैं मैं बदतमीज था, मुझे माफ कर दीजिए। इस पे ये लोग हैरान हो जाते हैं, यहाँ तक कि पपेट भी हैरान हो जाता है कि मेरी मालिक इतना हैरान क्यों हुई। चेन यहाँ पे जीपाई से कहता है अगर तुम इस रिंग से डरते हो तो फिर कोई फायदा नहीं है, चिंता ना करो, उसकी पूरी ताकत से मेरे ऊपर अटैक करो। जीपी भी आगे से कहता है अटैक करूं, नशे में हो गया आप। तो फिर चेन उससे कहता है मुझे मार दो जिससे ये रिंग तुम्हारी हो जाएगी। सैटर्न भी चेन से पूछता है कि यार वो तो पहले ही सबमिट कर दिया है तो फिर ये सब कुछ क्यों। इस पे चेन आगे से कहता है मैं तुम्हारे पाले हुए कुत्ते नहीं पालना चाहता, अपने पालूंगा। इस पे सैटर्न आगे से कहता है ओह स्मार्ट। जीपाई चेन से कहता है अगर तुम यही चाहते हो तो फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और वो आगे से यहाँ पे अपनी हेल फायर ऑफ
डिजायर को रिलीज करते हुए अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन हम लोग चन को देखते हैं जो कि आगे से सन ऑफ प्लेग का इस्तेमाल करता है और एक झटके के अंदर है यहाँ पे जी पे उसे इन्फेक्टेड हो जाता है। उसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये वायरस उसकी हेल फायर ऑफ डिजायर को कैसे पार करके उसकी बॉडी के अंदर घुस गया। इसके बाद जी पे डायरेक्ट एकदम घुटनों पे ही आ जाता है, ये कहते हुए कि ये सब कुछ भूल जाइए मालिक, सिर्फ मुझे बख्श दीजिए, मेरी बीवियां इंतजार कर रहे हैं यार, आप क्या जानते हैं इस बारे में। चन सैटर्न से कहता है कि आखिर में भी ये साला पूरी ताकत के साथ तुम्हारे डर की वजह से नहीं लड़ पाया। सैटर्न आगे से कहता है क्या करूं भाई, लॉर्ड ऑफ हेल जो हूँ, बेचारे घबराते हैं मुझसे। चन उसे कहता है अगर तुम्हें लड़ना नहीं है तो फिर मेरा कहना मानो, अपनी बॉडी को अपनी सोल से अलग करो, मुझे तुम्हारी बॉडी चाहिए। जी पे बिना किसी दिक्कत के इस चीज को मानता है और बॉडी से अलग हो जाता है और चन उसकी बॉडी को डिवोवर कर लेता है, जिससे उसे यहाँ पे 5000 वायरस पॉइंट मिलते हैं और 2000 एक्सप्लोसिव पॉइंट फॉर द ब्लैक लाइट वायरस के लिए। साथ ही में उसे यहाँ पे एक स्पेशल एबिलिटी मिलती है जो की है हेलफायर डिजायर स्किल, और अगर वो इस स्किल को अपनी के साथ मिला दे तो फिर ये और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। और साथ ही में चन को यहाँ पे जी भाई की वजह से स्पेशल ब्लड लाइन में मिल जाती है जो उसकी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। इसके बाद चन यहाँ पे जी भाई से कहता है कि अपनी सोल का थोड़ा सा हिस्सा भी मुझे दो, इसके लिए जी भाई मान जाता है और वो तुरंत सोल का हिस्सा निकाल के चन को दे भी देता है। इससे यहाँ पे चन को जो 72 डीमन प्लेयर थे उनमें से 16वें की सोल मिल जाती है। बेसिकली चन यहाँ पे शायद उनकी एबिलिटी को कलेक्ट कर रहा है ताकि वो उन्हें कमांड वमांड दे सके, अभी आगे ही पता चलेगा भाई, या फिर चन शायद से खुद यहाँ पे हेल ऑफ किंग बनना चाहता हो, आगे ही पता चलेगा, लेकिन उसका ग्रेड अप हो जाता है। इसके बाद हांसो यहाँ पे जी भाई से पूछता है मेरी बहन के बारे में क्या, तो चन यहाँ पे जी भाई से कहता है कि जवाब दो भाई इसका। इस पे जी भाई आगे से बताता है वो इस समय हेल के अंदर है, उसने अपना नाम बदल के रीका कर लिया है और जी पे उसका काफी अच्छे से ख्याल रखता है, उसने यहाँ पे उसे रिसोर्स और फ्रीडम दी है, जहां जाना है जाओ भाई। उसे यहाँ पे स्पेसिफिक लोकेशन तो नहीं पता है, लेकिन अगर उसके बारे में उसे कुछ भी पता चलता है तो वो इन्हें बता देगा। चन उससे कहता है कि तुम तो यार ऐसे बात करो जैसे कि तुम उसको काफी अच्छे से जानते हो। इस पे जी भाई आगे से कहता है काहे नहीं जानता हूँ यार, अच्छे से जानता हूँ मैं उसे, साला मैं अपनी सभी बीवियों के लिए एकदम आइडियल हस्बैंड हूँ, उनके लिए जान भी दे सकता हूँ, समझते क्या हो तुम मुझे। एल के अंदर वो सभी लोग मुझे यहाँ पे डिवोटेड ऑफ ड्यूक कहते हैं। सैटर्न भी बाहर निकलता है और चन उससे पूछता है कि तुम्हें इससे कुछ पूछना है या फिर मैं इसे जाने दूं। इस पे सैटर्न आगे से कहता है अगर मौका मिला है तो फिर पूछ ही लेता हूँ। इसके बाद सैटर्न यहाँ पे बाहर निकलता है तो सैटर्न उससे कहता है मालिक आप अभी भी जिंदा हैं। तो सैटर्न उससे पूछता है कि हेल के अंदर अभी सिचुएशन क्या है, क्या चल रहा है वहाँ पे। तो फिर जी पे आगे से कुछ भी बोल नहीं पा रहा तो सैटर्न उससे कहता है बोलो भाई, दही जमा के रखे हो क्या मुंह में। तो फिर जी पे चन को बताता है कि इतनी समय यहाँ पे हेल का लॉर्ड बिल्ज़ेबब है, उसने यहाँ पे सैटर्न की सारी जगहों के ऊपर कब्जा कर लिया, उसकी लेगेसी, यहाँ तक कि वो खुद को यहाँ पे हेल का नया लॉर्ड भी कहता है, यहाँ तक कि वो सैटर्न के एग्जिस्टेंस को भी हेल के अंदर मिटा रहा है, यहाँ तक कि जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उन्हें ये भी नहीं पता है कि सैटर्न कौन है, नाम तो दूर की बात है। सैटर्न आगे से कहता है इसकी माँ का बिल्ज़ेबब साला। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही खत्म होता है। अभी तक 71 चैप्टर आए और मैंने उन्हें सब एक्सप्लेन कर दिया। आप ये मत करना नेक्स्ट एपिसोड लेके आओ, एक हफ्ते तक भूल जाओ, सॉरी 1 महीने तक भूल जाओ कोई नया एपिसोड आएगा। और मैंने फैसला कर लिया है कि मैं यहाँ पे इंसेक्ट लॉर्ड को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। स्टोरी डिसेंट है लेकिन फाइट सीन काफी ज्यादा कमाल के हैं, सो वी कैन एक्सप्लेन दिस। तो अभी के लिए बाय बाय, अब नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होगी। ऑफ कोर्स 1 दिन के बाद ही आ जाएगा नेक्स्ट एपिसोड। बस वो 2 घंटे का नहीं रहेगा, 1.5 घंटा बस, और ज्यादा नहीं।